बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इससे पहले कि अपने शो का आगाज करें, मैं आयशा यूसुफ हूँ, ये इमरान हसन है। स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस, प्लीज स्टैंड अप। मैं बहुत बिजी हूँ। ये कुछ मसला चल रहा है, लड़ाई कर रहे हैं आप पेपर्स के साथ। आपने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप आप ठीक ठाक है। हैप्पी मंडे। अब मैं जरा इनसे निपट लूँ। हाँ जी। इससे पहले कि आज तू आए मेरी आंखों में फिर लहू आए, ऐसी कोई बात हुई नहीं है। ये खुश इसलिए है मोहतरमा कि लाहौर तीसरी बार पीएसएल का चैंपियन बन गया। कांग्रेट्स लाहौर, भी अच्छा खेले हो, बहुत अच्छा खेले, कमाल कर दिया है। सिकंदर रजा हो, कुशैल परेरा हो, भाई कमाल कर दिया। और शाहीन शाह अफरीदी, सैल्यूट टू यू। तीसरी मरतबा वैसे हमारे साथ डॉक्टर नुमाइश साहब बैठे हुए हैं, वो मुझे देख भी रहे हैं बड़े तिरछी नज़रों से हम कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास ज़रूर कोई ना कोई पॉइंट्स होंगे इसके ऊपर बात करने के लिए। बट लेट मी ब्रैग अबाउट इट। लाहौर जीत गया जी, तीसरी मरतबा बन चुका है माशाल्लाह से, पीएसएल का फाइनल जीत चुका है। अब आप बताइए, देखिए बड़ा खास फाइनल है। खुश हैं आप या नहीं? ये ट्रॉफी जैसे रिसीव किया और जिनसे रिसीव किया ना शाहीन शाह अफरीदी ने, तो इसलिए ये फाइनल तो बड़ा खास है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पीएसएल की कि ये पीएसएल कंप्लीट हुआ। मैं कह रहा था कि भारत एक पीएसएल नहीं रोक सका, पाकिस्तान को क्या रोकेगा। एचबीएल पीएसएल एक्स, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इट वुड बी बिगर, इट वुड बी डिफरेंट, इट वुड बी बेटर, इस पे डिबेट हो सकती है, इस पे बात हो सकती है कि किन किन लम्हात का, किन किन वजूहात का शिकार है, लेकिन ओवरऑल हाँ इट वाज बिगर, इट वाज अ गुड मैच। वी मस्ट अप्रिशिएट। सेकेंडली मैं इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि क्राउड जिस तरह फिर भी आया और क्राउड ने जिस तरह सपोर्ट किया टीम्स को, मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगर इस वक्त अपने स्ट्रक्चर को बेहतर करने के अलावा किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है या उससे भी ज़्यादा शायद, तो वो क्राउड की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। और कल हमें क्राउड बहरहाल लाहौर का इन्वॉल्व नज़र आया, और मैं तो इसको भी एक क्रिकेट को सपोर्ट कहूँगा, जैसे कहते थे ना पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें। नज़र आता है लाहौर में, नज़र आता है कुछ शहरों के अंदर। कराची के अंदर बहुत कम होता है, कराची के अंदर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो, कराची वालों को घर से जाकर तो नहीं निकाला जा सकता, ऐसे मोटिवेट ही हम कर सकते हैं। लेकिन लाहौर वाले जो हैं, भाई मैं तो इसका क्रेडिट लूँगी, लाहौर वाले वैसी जिंदा दिलाने लाहौर है, मेरा ताल्लुक लाहौर से है, तो लाहौर वाले आते हैं जब भी उनको बुलाया जाता है, आना चाहिए। खैर कुछ स्टैट्स की बात कर लेते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स नहीं जीत सके, फेवरेट थे इस मैच के लिए। कम से कम मैंने जितने अपने दोस्तों से पूछा, उनके ख्याल में क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर सपोज्ड टू विन दिस मैच। शुरू में उनकी विकेटें भी गिर गई, लेकिन और फिर टोटल भी अच्छा बना दिया। बुरा टोटल स्टेटमेंट देखा है सरफराज, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था हंसते हुए कि मई जो है ना वो हाफिजों के लिए बहुत अच्छा लेकिन उनके लिए नहीं इतना ज्यादा अच्छा हो सका है। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, आई मीन एक नहीं जीतना होता है, और मैं लास्ट बॉल तक गया, एक बॉल लाहौर कलंदर्स डे, हम ये कह सकते हैं अच्छा ओवरऑल अच्छा मैच रहा। सो कलंदर्स की कहानी बड़ी अनोखी है। पहली 4 बार अगर आपको याद हो, लाहौर कलंदर्स वो टीम थी, मैं कहता हूँ ये मीम्स की मुजिद है पाकिस्तान के अंदर। जब मीम्स कल्चर आ रहा था, सबसे ज़्यादा मीम्स या तो उस वक्त राना साहब पे बनती थी, या फिर कहना चाहिए कि लाहौर कलंदर्स के ऊपर बनती थी। आखिरी नंबर्स पर आते थे। 2020 में दूसरे नंबर की टीम बनी, और फिर 2022 और 23 के बाद तीसरी बार अब चैंपियंस बनने का एजाज़ अपने नाम किया। और पिछले 4 जो सेशंस थे पीएसएल के 4 एडिशंस थे, उनमें से 3 में ये बिल्कुल ऐसी है। इसका क्रेडिट जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को भी जाता है। उसके बारे में मैं पढ़ी थी, जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड, और बहुत ही कम अरसे के अंदर तीसरी मरतबा उन्होंने टाइटल जितवा दिया। क्रेडिट तो मोहम्मद आमिर को भी जाता है मुझसे, ठीक है मोहम्मद आमिर को भी जाता है, लेकिन एज अ लीडर, एज अ कैप्टन मैं शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रही हूँ कि उनको ये जाता है। एक ओवर में 19 रन दिया आमिर ने कल, सेकंड लास्ट ओवर में। अच्छा जी, पीएसएल 10 की फातेह लाहौर कलंदर्स पर डॉलर्स की बारिश भी हुई है जी। टाइटल जीतने पर लाहौर कलंदर्स को 5 लाख अमरीकी डॉलर्स मिले, और पाकिस्तानी रुपयों में ये जो कीमत बनती है तकरीबन 14 करोड़ रुपए से जायद बनती है। 14 करोड़ बहुत अच्छा। किसी से कंपेयर नहीं करें, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तान का टूर्नामेंट हमें कहना चाहिए। फिर जो फाइनल था वो पाकिस्तान नेवी को डेडिकेट किया गया। वैसे सारी फोर्सेस बड़ी, लेकिन द साइलेंट गाइस को दे आर नो मोर साइलेंट, यू नो, वो भी बोल रहे हैं, काफी बोल रहे हैं। नेवल चीफ जो थे एडमिरल नवीद अशरफ साहब, वो बतौर चीफ गेस्ट वहाँ पे मौजूद थे। मिली नगमों पर ऑब्वियसली वहाँ पे जितने भी लोग थे वो एंजॉय कर रहे थे, और ये इतना अच्छा एक टच मिला, एक नेशनलिज्म का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसे ग्रैब किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और लोगों को इन्वॉल्व किया। फिर नन अदर देन गुलकार, किंग ऑफ भंगड़ा वी कॉल हिम, अबरारुल हक। जब कोई भंगड़ा म्यूजिक को उस तरह से पहचानता भी नहीं था, अबरारुल हक का तूती दुनिया में बोलता था। कल उनके पीएसएल फाइनल में धमाकेदार एंट्री भी हुई। अरे वाह क्या बात है। जिस तरह से इस बाइक के ऊपर, आई डोंट नो ये बाइक कौन सी है मुझे, क्योंकि इतना ज़्यादा पता नहीं है इन बाइक्स के बारे में, लेकिन लग बहुत ही स्टाइलिश रहे थे। वैसे इनके चाहे गाने पंजाबी हों, लेकिन इनका जो लुक होता है ना हमेशा वेस्टर्न स्टाइल ही होता है। बड़े बड़े कोट्स इन्होंने पहने होते हैं, लेकिन ये ब्लैक के अंदर it was looking very nice। बहरहाल उन्होंने जो हम कह सकते हैं कि ना टेम्परेचर वो और ज़्यादा बढ़ा दिया। वाहिद फॉर्मर पीटीआई के रहनुमाएं जो हमें इस गैदरिंग के साथ नजर आए, ये भी एक इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग बात है और ना पॉलिटिकल एंगल, लेकिन बहुत ही जबरदस्त, अच्छा लगा हमें देखकर। इट वाज क्वाइट व्हाट शुड आई से, बड़ा इलेक्ट्रीफाइंग किस्म का एटमॉस्फेयर था और लाहौरीज को चाहिए ना सेलिब्रेट करने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड दे डिड इट। कुशाल परेरा को हम कैसे भूल सकते हैं, 62 रन की शानदार इनिंग्स खेली, प्लेयर ऑफ द मैच ठहरे और जिस तरीके से कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करते आए और एक जबरदस्त किस्म का फिर फाइनल टच दिया उन्होंने आके अपनी परफॉर्मेंस का। और उसके अलावा सिकंदर रजा का भी आपने तज़किरा किया। सिकंदर रजा की स्टोरी बड़े मजे की है ना, पूरी दुनिया के अंदर उस बंदे का नाश्ता, लंच और फिर 24 घंटे के अंदर कहां 2 कॉन्टिनेंट्स हम कह सकते हैं वो घूमते हुए पहुंच गए, लाहौर पहुंच गए और 10 मिनट पहले पहुंचे टॉस से पहले। अच्छा, उनका शॉट भी हमारे पास, उन्होंने कहा क्या सिकंदर ने, वो जरा सुनवाते हैं आप। Bowled 25 overs day before yesterday. Batted for 20 odd overs yesterday. Had dinner in Birmingham, breakfast in Dubai, drove to Abu Dhabi for lunch, took a flight and had dinner in Pakistan. I guess this is the life of a professional cricketer and I'm truly humble and blessed. अरे वाह, रन्स तो सिर्फ 22 थे, लेकिन इनका ओरिजिन भी हम जानेंगे because we have someone who really knows about people। हाँ, तो ये भी बड़ा मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सिकंदर के बारे में हम बात करें, लेकिन द बेस्ट पार्ट वाज उनकी कमिटमेंट थी। वो 22 रन्स ही मेरे ख्याल में 14 करोड़ का 22 बने, जिनका आपने तस्करा किया था, $5 लाख जितने भी थे। खैर, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही है, अल्लाह का शुक्र भी उन्होंने अदा किया और लोगों ने बहुत सराहा उनकी कमिटमेंट को जो उनकी लाहौर कलंदर्स के साथ। बिल्कुल ऐसे, और ये कमिटमेंट नजर कैसे होना चाहिए। मैंने अभी तक जितना भी PSL के बारे में, इस फाइनल के बारे में पढ़ा है, टॉप के ऊपर मुझे सिकंदर रजा और उनका ये जो सारा ट्रैवल रहा है ना, कि इतने कम वक्त के अंदर उन्होंने इतना ज़्यादा ट्रैवल करके वो पहुंचे फाइनली लाहौर कलंदर्स की टीम को ज्वाइन करने के लिए, फाइनल के लिए। तो ये भी एंकर हम डिस्कस करेंगे, लाहौर कलंदर्स का ये जो मैच रहा कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, इसको भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा नया टैलेंट हमारे पास आया। एंड डॉक्टर नुमान जो है वो कैसे देख रहे हैं ओवरऑल इस PSL X को, इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं और काफी देर से हमें सुन भी रहे हैं, अब उनकी तरफ चलते हैं। इट्स टाइम फॉर यू टू टॉक डॉक्टर साहब, हाउ इज द फाइनल। ऐसे एक तो इन्होंने, आपने सिकंदर रजा की बात की, तो सिकंदर वाज बोर्न इन सियालकोट एंड सिकंदर जॉइंड पाकिस्तान एयर फोर्स। सिकंदर ने वहाँ पे 3 साल निकाले एंड देन ही हैड, बिकॉज GDP में थे, तो ही हैड एन आई साइट प्रॉब्लम एंड दैट वाज द डिजेक्टिंग पार्ट एंड देन ही क्विट एंड ही वेंट टू इंग्लैंड टू परस्यू हिज एकेडमिक्स। ये जब इंग्लैंड चले गए अपनी पढ़ाई करने, तो अम्मा अब्बा जो हैं दे हैड सेटल्ड इन जिम्बाब्वे और ये वहाँ पे शुगल में क्रिकेट खेलते थे, वीकेंड क्रिकेट खेलते थे। ही वाज नेवर इनटू क्रिकेट, पढ़ाई पूरी करके एंड देन ही वेंट टू जिम्बाब्वे। वहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी एमेट्योर क्रिकेट खेली, एक्सीडेंटल क्रिकेटर है हम ये, हाँ जी, और थोड़ी सी एमेट्योर क्रिकेट खेली जिम्बाब्वे में इन्होंने। एंड देन ही अगेन, पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, देन ही आदि पाकिस्तान, so then he again went back to England, completed his education and then made his first class debut in Zimbabwe, Harare। अच्छा। और वहाँ से इनके पहला सीजन तो बिल्कुल फारिग गया, बट दूसरे में इन्होंने 625 रन बना दिए थे और उसके बाद ही केम इनटू द लाइमलाइट बिकॉज़ देयर वाज नो कंपटीशन। अच्छा, सो दैट्स हाउ सिकंदर हैज इवॉल्वड। दिस इज द पॉइंट, देयर वाज नो कंपटीशन, दैट्स व्हाई ही इवॉल्वड। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज द पिक। सिकंदर रजा की जो पिक थी उसने रोल प्ले किया, और 36 टीम्स ही हैज रिप्रेजेंटेड thus far all around the world। वाओ, जो कि शायद नबी का रिकॉर्ड है 42 का, अफगान के, अफगानिस्तान 36 हो गया। हाँ जी, अफगानिस्तान के। सो जो आप बात कर रहे थे ना अभी, कल के मैच में तो आते हैं, जो दोनों टीमों में डिफरेंस था। अगर आप डग आउट देखते, विवियन रिचर्ड्स वगैरह से वो नाराज होके गए, वो भी बताऊंगा आपको कहानी। अच्छा, वो डग आउट जो था ना, वो वहाँ पे आपको नेल बाइटिंग नज़र आ रही थी, पैनिक नज़र आ रहा था, एंग्जाइटी, पल्स नदीम उमर चेक कर रहे थे, ये था। दोनों टीम में या कोयटा की बात, कोयटा ग्लैडिएटर्स की। जब आप लाहौर का डग आउट देखते हैं ना, वो ऐसे कूल बैठे हुए थे, बिकॉज Atif Rana was never part of the dugout. No, वो तो चलेगा। And what was the reason? That is what I am trying to tell you. Yeah, please tell us. Team of resolve and team confidence है वो। उनको पता था कि उनकी टीम कौन सी खेल रही है। उनका middle order was too good. तो जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर आप देखें, ये जो श्रीलंकन उन्होंने पिक्स किए, ऑल क्रेडिट टू देम, कि वो जो 10 दिन का गैप आया है वहाँ पे ये बनूका राजापक्सा पिक करना, द वे कौशल परेरा प्लेड एंड बैटेड। कौशल इज अगेन नोन, ये वही है ना जिसने 150 कर दिया था साउथ अफ्रीका में, एक विकेट जीते। सो ये चीज़ तो क्रेडिट लाहौर को जाता है, लाहौर का एटीट्यूड और है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप तमीद बांधी जा रही हैं, तारीफें करी जा रही हैं। आपने डिड यू नोटिस बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट शाहीन शाह अफरीदी, अपना फजल महमूद कैप शाहीन शाह अफरीदी, 4 साल में 4 फाइनल, जिनमें से 3 दफ़ा चैंपियन शाहीन शाह अफरीदी, एंड वी हैव ड्रॉप्ड हिम फ्रॉम द पाकिस्तान T20 टीम। That's how we do it. डॉक्टर साहब, ये क्या गीदड़ सिंगी है, थोड़ा समझाएं हमें।
ये क्या? लेकिन लेट मी, पाकिस्तान टीम के अंदर तो बहुत बुरा परफॉर्म करे थे जब उनको ड्रॉप किया। T20 की बात हो रही। अच्छा T20 आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द फॉर्मेट्स। ओके। अच्छा, T20 में बेस्ट न्यू बॉलर इन पाकिस्तान है शहनशाह अफरीदी, एंड द बेस्ट T20 बॉलर जो अभी इन्होंने बात की है मोहम्मद आमिर। पीपल आर नॉट रियलाइजिंग, कल हुआ ये कि ही इज पास्ट हिज एज, वो तो बिल्कुल ही फैग एंड ऑफ हिज करियर है ना। तो वो जो उन्होंने 1900 ओवर किया, उन्होंने 2 यॉर्कर्स किए, तो उसके बाद ही वाज एग्जॉस्टेड, ही कॉल्ड फॉर पानी, एंड देन ही वाज नॉट रेडी व्हाट एक्चुअली केम इन द नेक्स्ट 2 डिलीवरीज। वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रोक्स थे, प्लेयर ऑफ द विकेट, और वो वहाँ पे जो 19 रन हुए, कोयटा लॉस्ट द मैच। 71 रन अगर आप 5 ओवर में आखिर में करवा देंगे, और खुद आप जब इनिंग्स को कल्मिनेशन पे लेके जा रहे होंगे 3 ओवर में 31 करेंगे, फिर जो प्रॉब्लम्स आए कल वो बड़े नज़र आए कि साउथ शकील प्रोबेबली द बेस्ट कैप्टन ऑफ द टूर्नामेंट, डिस्पाइट कि ये जीते हैं शाहीन। टैक्टिकली स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें कंपोयर में जिसे वो लेके चले थे वो साउथ थे, लेकिन कल साउथ से भी ब्लंडर हुए। हाँ, मैं वाज अबाउट टू आस्क अबाउट साउथ। कल साउथ से ब्लंडर्स हुए। राना को, फहीम अशरफ को जिस वक्त बॉलिंग पे, खैर उन्होंने 23 एक ओवर में कर भी दिया और 23 पहले ओवर में करवा भी दिया। ठीक हो गया ना। सो बॉलिंग चेंजेस में प्रॉब्लम था। देन दे टुक कौशल वेरी लाइटली। They should have gone for the kill there because Kausal was one man. अच्छा, हम डॉक्टर साहब जिस तरह आमिर की बात करें, क्या फहीम अशरफ was a right pick for the last over? I mean, was it last over में तो देखो 19वें ओवर में इनको मैच खत्म करना था, ये मैच बनता था, तो you cannot criticize that. 20वां तो आप भी जाके कर लेते ना फिर, क्योंकि the problem was कि ये वो मैच था कि they should have gone for the kill and they went for the kill, and that unfortunately, ironically 19th over इनके बारे में नहीं तगड़ा लग गया। हाँ, और इसी तरह इब्रार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग करते हुए लास्ट ओवर में उनके भी जो है वो अच्छा खासा खेल गए। सो एट द एंड ऑफ द डे इट वाज प्रोबेबली द बेस्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बड़े अरसे के बाद PSL में नजर आया कि एक क्वालिटी क्रिकेटर्स ने खेली। और ये जो आप बात कर रहे हो, वो जो 34,000 लोग उधर बैठे हुए थे ना, They were amazing. अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ब्रेक आया बीच में, ऐसा लग रहा है कि कोयटा के लिए भी और लाहौर के लिए भी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग बनकर आया, क्योंकि उसके बाद ही दोनों ने कम बैक किया। शुरू में दोनों जो टेबल पे कोयटा तो शुरू से गया, टॉप टीम था। लाहौर ने किया। कोयटा नीचे थी, टेबल पे नीचे थी। नहीं, कोयटा वाज ऑलवेज थ्रू आउट नंबर 1। 5 मैच हमने हार गए, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा को अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर पहुंचा दिया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आपने जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट सेलेक्ट की है जी, वो माइक हसन आपने सेलेक्ट किए हैं, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं। तो माशाल्लाह 6 में से 5 मैच हार के आ रहे हैं जी। उसके बाद सलमान अली आगा उनका थिंक टैंक है, शादाब खान उनका थिंक टैंक है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की आपने हालत देखी। अब वो T20 का अच्छा बैटिंग कोच भी आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड से है। नहीं, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से नहीं, वो लाहौर के हैं, वो भी कमाल ही है वैसे। वो इसको रख लेते हैं, हनीफ को रख लेते हैं। अच्छा, लेकिन जी दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग द वे इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज टेकन ऑफ, और फिर जिस तरीके से वो बिल्कुल राफेल की तरह नीचे गए, तो ये क्यों हुआ? वाज इट जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंस दैट दे हैड? देखें, शादाब वाज द रीजन, क्योंकि आखिरी 2 मैचेस में इतना बड़ा चांस और इतनी तगड़ी सेटल टीम और एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ सारे प्लेयर्स के साथ। PSL में ये क्यों हुआ? सिर्फ 2 टीमें हैं, अब लाहौर भी आ गई उसमें। 2 टीमें जिनको ड्राफ्ट में पिक्स आती हैं, एक कोयटा ग्लैडिएटर है और एक इस्लामाबाद यूनाइटेड है। इस्लामाबाद यूनाइटेड बेस्ट पिक करती है, अपनी जो फ्रेंचाइज टीम्स पिक करती है वो बेस्ट करती है। अब लाहौर ने भी बहुत अच्छी पिक्स करनी शुरू कर दी। जो आप बात कर रहे हैं ना, पहले 5 मैच जीते एंड देन दे वर जस्ट गेटिंग इनटू टू मच ऑफ डाटा जी, टू मच ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, और नियतों का फुकदान नजर आया, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नजर आई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने किसी को बाहर करने के लिए साहिबजादा फरहान को विकेट कीपर बना दिया। साहिबजादा इज नॉट अ विकेट कीपर, साहिबजादा इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैट्समैन जो कि इन कंडीशंस में बहुत अच्छा खेलता है और बहुत परफॉर्म किया है, हाईएस्ट रन गेटर ऑफ दिस PSL। उसे टोटल अपने करियर में 7 मैचेस में विकेट कीपिंग की है। आपने उसको विकेट कीपिंग इसलिए करवाई क्योंकि आपने हारिस को बाहर बिठा के पाकिस्तान से, क्योंकि ये वही थिंक टैंक है ना, इन्होंने खिलाना है साहिबजादा को 3 पे, तो वो विकेट कीपिंग भी करेगा, वेयर ही इज नॉट अ विकेट कीपर। एक लड़का अगर आपने देखा हो, इन्होंने शहजाद से लास्ट ओवर एक मैच में करवा के मैच हारा, जिसमें उसने बैटिंग नहीं की हुई थी, उसको ओपन करवा दिया। सो व्हेन यू फिडल विद योर कॉम्बिनेशन एंड व्हेन, तो फिर ये हाल होता है। चलिए हम अपने व्यूअर्स को एक थोड़ा सा विजुअल टूर देते हैं। हमारे पास कुछ विजुअल्स हैं, कुछ शॉट्स अपने निकाले हैं आपके लिए, जरा थोड़ा आपको फील कराते हैं। स्टार्टिंग विद द मैच, सबसे पहले एज यू नो जेनेरिकली टॉकिंग, कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 6 विकेटों से ये मैच जीता, और वो विनिंग मोमेंट्स आपको दिखाते हैं कैसे क्वेटा ग्लैडिएटर्स, सॉरी लाहौर कलंदर्स ने जीता, क्वेटा ग्लैडिएटर्स हार गए। ऑब्वियसली इनको यकीन नहीं आ रहा है कैसे जीता। नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन है, इस्लामाबाद यूनाइटेड होती, आई कुड
बी मोर ऑफेंडेड, मतलब ऐसी सूरत तैयार होती है। अब क्वेटा तो वैसे आई वाज सपोर्टिंग क्वेटा, फ्रैंकली स्पीकिंग। ऑन करना चाहिए ना, हार को भी ऑन करना चाहिए, क्वेटा ऑब्वियसली। तो जरा विनिंग मोमेंट्स अगर हमारे पास है, कुछ विजुअल्स ही आपको दिखा रहे हैं जी, जिस तरह से ट्रॉफी शाहीन शाह अफरीदी साहब ने रिसीव की, और गवर्नर पंजाब भी इस मौके पर मौजूद हैं, और प्रेसिडेंट भी हैं ऑब्वियसली, कासिम अली जरदारी साहब भी मौजूद हैं। और ये मनाज़िर हैं उस वक्त के जब सेरेमनी हुई, और आप इस वक्त इस मौके पर टीम मैनेजमेंट भी देख सकते हैं। माशाल्लाह 4 पहले सीजन में बहुत गुर्बत काटने के बाद दो के राना ब्रदर्स के नॉट भी गरीब, दे रियली जनरस पीपल, आई रियली लाइक देम। बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, जब भी हमारे शोज में आते हैं हम बुलाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। पूरे 10 साल में जितनी मेहनत की लाहौर कलंदर्स ने एज अ मैनेजमेंट भी, क्योंकि वो यंगस्टर्स के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स और पूरा साल कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो ये उसके सवाब के तौर पर नतीजा उनको मिल रहा है। आयशा नीयत की बात की ना, मेरे ख्याल में मैटर करती है बहुत ज़्यादा। उन्होंने क्रिकेट को सर्व किया। अच्छा, इसी तरह से पहले आखिरी नंबर पे आते थे, फिर जैसा कि हमने आपको बताया आगे निकलते चले गए, फिर जनाब डॉलर्स की बारिश हुई है, एज आयशा ऑलरेडी सेड 5 लाख अमरीकी डॉलर्स ऑलरेडी हमने आपको बताया कि ये मिले हैं, और ये रुपए में तकरीबन 14 करोड़ रुपए तकरीबन बनते हैं। वेल डिजर्व, मुझे लगता है इससे और ज़्यादा मिलने चाहिए थे, लेकिन ये है कि जितना बजट होता है उसके मुताबिक। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी जो है, उन्होंने सिकंदर रज़ा के बारे में, आपको पता है सिकंदर रज़ा हर जगह पर डिस्कस हो रहे हैं और डिस्कस होना भी चाहिए उनको। शाहीन शाह अफरीदी ने एज ए कैप्टन उनके बारे में क्या कहा, उनका एक वीडियो हमारे पास है, वो जरा सुनवा दें हम, वो सुनाइए। मेरे ख्याल से सिकंदर को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए। कल वो मैच खेला, फिर उसने फोर्स किया कि वो आ रहा है, और इससे अच्छी भी बात क्या होगी एक कैप्टन के लिए कि प्लेयर ख़ुद चाह रहा है कि मैं खेलूं, और उसके लिए उसकी तमाम फैमिली के मेम्बर्स के लिए थैंक यू कि उन्होंने ये वापस आया, और मैंने उसको यही कहा कि यार अल्लाह ने आपको वाओ, ऑब्वियसली वो सारी तारीफें डिजर्व करते हैं। कल के मैच के बाद उनका सुना है था क्या, किसका? सिकंदर का ओवरऑल जो उनकी जर्नी रही है। सिकंदर ने पहले बॉलिंग की, फिर 2.25 घंटे बैटिंग की, टेस्ट मैच। जी ऐसी है। 60 नॉट आउट किया, नोटिंगम पहुंचा। समीन राणा ने उसको फ़ोन किया कि मैं एजबेस्टन से, बर्मिंघम से तुम्हारी फ़्लाइट है, ठीक है। उसके बाद 1.5 घंटा बर्मिंघम पहुंचा, बर्मिंघम से ही रीच दुबई जाके पता लगा फ़्लाइट नहीं है। दुबई से अबू धाबी गया, अबू धाबी में बिजनेस क्लास नहीं मिली, इकॉनमी में बैठा, वहाँ से 6:10 पे ही रीच द ग्राउंड। इवन जब मैनेजमेंट को भी यकीन नहीं था कि वो पहुंचेंगे, 2 शीट्स बनाई गई थी, एक उनके बगैर और एक उनके साथ, लेकिन फाइनली दैट इज द इंटेंट आल्सो, जो आप पूछ रहे हो इंटेंट, और इसका मतलब उसने रिस्पॉन्ड किया एंड दी डेडिकेशन, और उसने रिस्पॉन्ड किया, तो इसका मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, ऐसे ही है। अच्छा जी, कल एक इंसिडेंट भी हुआ, आसिफ अली और मोहम्मद नईम लाहौर कलंदर्स के फील्डिंग के दौरान आपस में टकरा गए, और ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद उनको दी गई। ये वो मनाजिर हैं डॉक्टर साहब, बड़ा ही खतरनाक था ये, और 2 प्लेयर्स के लिए, और डैमेज तो बहुत हुआ है। आसिफ इस पे क्या आपके पास है? इस पे क्या आसिफ का इनिशियली ये समझ रहे थे कि शोल्डर डिसलोकेशन, अच्छा, पर उसका टिश्यू डैमेज है, विल बी आउट फॉर अबाउट 4 to 6 weeks, इज नथिंग सीरियस, लेकिन ये कोलिजन बचत हो गई, इट कुड बी समथिंग। और ये जो नईम है ना, ये वाहिद, ये जो उस दिन हमारे से एक आर्गुमेंट आपका मेरा हो रहा था, पाकिस्तान सुपर लीग ने कभी भी इंडिजिनसली कोई प्लेयर नहीं दिया अदर देन हारिस रऊफ। अगेन क्रेडिट टू लाहौर कलंदर्स कि उनका ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उससे हारिस आया। नाउ दिस बॉय मोहम्मद नईम, ही हैडंट प्लेड, और उसको PSL में लाए, एंड ही वाज अ बिग फ्लॉप पहले 4 मैचेस में। फिर परसिस्ट करना, दैट शोज के उनको ट्रस्ट था अपने प्रोडक्ट में। लड़का बहुत तगड़ा है, डिफेंस भी बहुत अच्छा लग रहा था कल जब इमरान ने चेक किया बीच में, हिटें बहुत अच्छी मारता है, भी थोड़ा 1 डायमेंशनल है। ये इसको खुदारा स्टार ना बना दीजिएगा, he needs to get to first class cricket। साल 2 साल लगाए, इसके ऊपर में आना चाहिए थी। हम पहले भी इसको बॉलिंग भी कर चुके हैं ना कि हम वी आर टू क्विक, हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए टीम के अंदर भी कि बहुत जल्दी हीरो भी ना बनाएं और बहुत जल्दी जीरो भी ना बनाएं। इस सीरीज में एवोल्यूशन हुई है, वो कमाल हुई है, एंड वन शुड गिव क्रेडिट। हसन नवाज 1 डायमेंशनल हिटर, टेनिस टेबल टाइप, जिसकी ना टेक्निक ना मेथड, आप उसको पाकिस्तान टीम में ले गए न्यूजीलैंड, उसने 1 सेंचुरी कर दी, बाकी में वो एक्सपोज हो गया। विद इन दिस PSL उसको जब नंबर 4 पे खिलाया, वो सारी जिंदगी ओपनर रहा है, उसने जितना इवॉल्व किया खुद, उसको रन्स बनाने आए, नॉट ओनली के हिटिंग, डू यू नो द बेस्ट पार्ट वाज 28 सिक्सेस हसन नवाज ने मारे, 23 सिक्सेस नईम ने मारे, तो 51 सिक्सेस फ्रॉम दीस टू। डॉक्टर साहब, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक माइनर सी चेंज जो है प्लेयर के लिए, वो कितना इंपैक्ट करती है उसके करियर को।
हम आ जाते हैं इंटायरली आखिर में इस डिस्कशन के, फिर मैनेजमेंट के उस माइंडसेट पे लाहौर कलंदर्स की जो कि अप्लाई हो रही है और उसके बाद रिजल्ट्स आ रहे हैं, चाहे प्लेयर पहले फ्लॉप हो रहा है उसके बाद हम वही मॉडल why be able to bring the same model in national team then, because we have आकिब जावेद साहब over there. क्या अमर माने हैं कि पाकिस्तान टीम में ये अप्लाई नहीं हो सकता? मैंने आपको बताया फैसला साथ ज्यादा इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की बात होती है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात होती है। ये जो पाकिस्तान टीम बनी है अब भी, सुफियान मुकीम किधर है? ठीक है, अच्छा फ्रेंचाइज ने भी सुफियान मुकीम को खिलाया नहीं, वन ऑफ द बेटर प्रॉस्पेक्ट्स। 8-9 कैच आपने इब्रार के छोड़ दिए, इब्रार फिर भी आउट कर गया। डू यू नो कि शादाब की प्रोटेक्शन के लिए अब आपको नज़र आएगा कि आपके स्पिनर्स मार्जिनलाइज होते जाएंगे बाकी। तो ये जब तक आप ऑनेस्ट डिसीजंस नहीं लोगे, शादाब कौन से मेरिट पे बनता था वाइस कैप्टन ऑफ द T20 टीम? सलमान अली आगा ठीक है, इवॉल्व हो जाएगा, उसमें पोटेंशियल है, पर वो कहाँ से कप्तान बनता था? शाहीन कैसे बाहर होता था? T20 की मैं बात कर रहा हूँ बार बार, ठीक है, कैसे बाहर होता था? ठीक है, कैसे विकेट कीपर आप बना सकते हैं जो विकेट कीपर ही नहीं है साहिबजादा फरहान, और जो विकेट कीपर है मोहम्मद हारिस, वो किधर जाए? अभी आप T20 की टीम अगर बनाओगे तो फखर जमान साइम अयूब आएंगे, तीसरे पे आप किसको खिलाओगे? क्योंकि अब देयर इज नो बाबर। अच्छा, वो ठीक ड्रॉप हुए हैं दोनों, क्योंकि अब आप अगर टेम्पलेट बदलना चाह रहे हो, उन्होंने अपने आप को नहीं बदला, परफॉर्म नहीं किया, तो ठीक चले गए। ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है या फिर पिक के अंदर मसला है कि पिक नहीं हो रहा है? टोटल इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, जानबूझ के हम करते हैं। ओके, अच्छा, इन द एंड बांग्लादेश के साथ जो सीरीज है उसके ऊपर व्हाट्स योर टेक? देखें, बांग्लादेश अभी तो माशाल्लाह यूएई से हार गई है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टीम है पाकिस्तान में 5 मैचेस से अब 3 हो गए, दे शुड बी एबल टू बीट बांग्लादेश, बट T20 में इट्स नॉट दैट सिंपल। और अभी पाकिस्तान की ये हालत हो गई है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश से खेलना है, वेस्ट इंडीज से खेलना है, आयरलैंड से खेलना है, अफगानिस्तान से खेलना है, और सिर्फ एक फुल सीरीज है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर वो साउथ अफ्रीका से एंड पाकिस्तान। तो अगर अब भी हम अपनी रैंकिंग बेहतर नहीं करेंगे तो कब करेंगे? राइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका फॉर बीइंग विद अस। और इस पे हमने बात की, एक तो ये कि सबसे अच्छी बात, पॉजिटिव टेक अवेज जो हमारे इस टूर्नामेंट से हो सकते हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट हुई, एंड के ऊपर हमने PSL का वो थ्रिल वापस आते देखा। थैंक्स टू द इंडियन ड्रोन जो कि पिंडी स्टेडियम को हिट हुआ और लोगों ने फिर कहा अच्छा हमारी क्रिकेट को हिट कर रहे हैं। जी, भूलना चाहूँ, इंडिया पाकिस्तान का जो डेडलॉक और जो ये सब कुछ हुआ, उसने आपकी स्पिरिट चेंज की। इट्स नॉट ओनली क्रिकेट, it has changed the mindset, it has given you the confidence, and it has given you the pride. I personally know the people, sir, who were criticizing different institutions, but now they have the pride display pictures और उस पे वो कह रहे हैं मैं pride है, ये कल intensity नजर आई, टाइम ने realize करवाया, नजर आई, वो nationalistic touch नजर आया। बिल्कुल ऐसे ही, और we must appreciate, हम बहुत एहतराम करते हैं, हमारी बहुत मोहब्बत है, बाकी हम सब में कहीं ना कहीं खामियां कोताहियां सब में हैं, सबको दूर करनी है, लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आयोग के बेहतर होगा। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? हम बहुत सारे तकरीबन 1.5 अरब भारतीयों की तरह वो फुलिश किस्म की फूल्स पैराडाइज में नहीं रहते। हम हकीकत पसंद लोग हैं, हम बॉलीवुड में नहीं रहते, हम चैलेंजेस रियलिटी में तो रियलाइज कर रहे हैं, अगर कोई आसानियां हैं या मुश्किलात हैं सब साथ साथ चल रही हैं, तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल अच्छा होगा, हकीकत पसंदी के साथ अच्छा होगा, हकीकत पसंदी के साथ अच्छा होगा। और इसी हकीकत पसंदी के साथ जो है अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है विच इज़ वेरी कंसर्निंग, और इसके ऊपर जितनी बात की जाए उतनी ज़्यादा कम है। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज। दुनिया इस वक्त माहौलियाती तब्दीली के मोहलिक असरात की जद में है, एंड हम हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान जो है इसमें शामिल भी है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, लेकिन इसके अंदर उतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा जितना ज़्यादा होना चाहिए। पाकिस्तान उन ममालिक में से है जिसकी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट नहीं है, ना होने के बराबर है। हम वजह नहीं है जिस तरह जिसे हम आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं। खैर, रवा महीने के आगाज़ से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आपको मालूम है गैर मामूली मौसम देखा गया, कहीं तूफ़ानी आंधियाँ, कहीं यालाबारी, कहीं मूसलाधार बारिश, और ये जो ख़तरनाक मौसमी सूरत हाल है इसने न सिर्फ फसलें उजाड़ी बल्कि जो कीमती इंसानी जानें हैं उनका भी ज़िया हुआ। और परसों जो शाम को आई वॉज होम एक्चुअली, और जो जिस तरह का तूफ़ान बना कोई 12 साढ़े 12 बजे, आयशा आई कांट टेल यू, आप भी इस्लाम में थी जी, ऐसा लगता था कि बिल्कुल कोई रात के 2 बज रहे हैं, और फिर उसके बाद 11-12 बजे की बात है ऑलमोस्ट। हाँ, मैंने एक्चुअली जब मैं लेट होता उठा मैंने उस वक्त देखा। दूसरी बात ये कि वो जो तूफान का जो ड्यूरेशन था ना वो बड़ा गैर मामूली था। यूजुअली अगर इतना तेज तूफान आए तो 5, 7, 8, 10 मिनट के बाद
थोड़ा हो जाता है, रुक जाता है, सेटल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था और ये एक बहुत लंबी ड्यूरेशन का तूफान था। फिर उसने बहुत सारे सोलर पैनल्स उड़ा दिए, पंजाब के अंदर आपको पता है बहुत सारी हलाकतें भी हो गई और बड़ी बुरी बुरी खबरें। अच्छा, मैं एक तो पहले खुद हमने फेस किया, आपको पता है मेरा प्रिंट थोड़ा सा दूर है जरा, वहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन थी एंड देन आई स्पोक एट माय होम, मैंने अपने घर में बात की तो तकरीबन 4-5 बजे के करीब वहाँ पर भी इस तरह की सिचुएशन, मैं यही कह रही थी अम्मी से कि यहाँ से वहाँ पर पहुँच गया। बहुत सारे हमारे दोस्त लाहौर के कह रहे थे कि थोड़े बादल इधर भी भेज दें और फिर जब लाहौर में गए तो मैंने कहा लो फिर पढ़ो फिर संभाले नहीं गए। बालाजी, महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई भी कर दी है और माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये प्री मानसून बारिशों का आगाज है। जस्ट इमेजिन राइट नाउ मई चल रहा है, मई के अंदर प्री मानसून बारिशें जो है ना वो शुरू हो चुकी हैं, वक्त से पहले शुरू हो चुकी है। हम बात करेंगे आखिर में कि ये माहौलियाती तब्दीली हमें किस तरफ लेकर जा रही है, हम किस हद तक तैयार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि हम क्या तैयार हैं। खैर, इसके ऊपर ज़रा मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की टेक एक्सपर्ट मौजूद हैं, ज़हरा हसन साहिबा, उनकी तरफ चलते हैं। ज़हरा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जो सवाल इमरान ने पूछा था हमारे रिपोर्टर से, NDMA को पता था या NDMA के लिए भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी? जी बिल्कुल, NDMA को पता था। जिस तरह के रिपोर्टर ने भी कहा है कि NDMA ने वो तमाम डेटा सेट को इकट्ठा किया हुआ है और उसको एनालाइज किया है। और अगर इस सिस्टम के हवाले से बात की जाए तो 17 घंटे पहले NDMA ने अपनी अलर्ट जारी की थी, मोबाइल ऐप में इस सिस्टम के बारे में बताया था। और ये सिस्टम सिर्फ प्री मानसून नहीं बल्कि ये मशरकी और मगरिबी हवाओं के मिलाप से, टेम्परेचर डेविएशन के मिलाप से इस सिस्टम ने इंटेंसिटी पकड़ी थी, जिसकी वजह से 19 अमवात देखने को मिली हैं और 100 से ज़ायद जो हैं वो जाने जख्मी हुई हैं। और NDMA ने सिस्टम के हवाले से बर वक्त इंफॉर्मेशन दी थी तमाम। जिस तरह कि NDMA एक फेडरल अथॉरिटी है, अपने मैंडेट के मुताबिक इसने PDMAs को, DDMAs को, तमाम जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको बर वक्त इस सिस्टम के हवाले से आगाह किया था। ज़हरा, एक तो ये कि हम साथ साथ चूँकि मेनली हम लाहौर पंजाब की बात इसलिए करें चूँकि कल नुकसान वहाँ ज़्यादा देखा गया, लेकिन अगर हीट वेव की बात करें, सिंध बहुत डायरेक्टली हिट होता है। फिर इसी तरह अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो कल भी हम इसको डिस्कस कर रहे थे, पूरा पाकिस्तान ही इनफैक्ट साउथ पंजाब हो फिर आगे सिंध आ जाता है, वहाँ भी सूरत हाल कुछ खास अच्छी नहीं रही। एक तो ये कि मैकेनिज्म क्या है PDMA का। हम अगर सिर्फ ये कह के जी कि नेचुरल डिजास्टर था, हो गया, निकल गए, वी रियली अप्रिशिएट सारे इदारों को जो कि अपना काम इसमें करते हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू नो द मैकेनिज्म, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। जिसका नुकसान होता है वो तो यही समझता है कि शायद उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। तो आपका क्या मैकेनिज्म है अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो या नागहानी सूरत हाल हो, तो हाउ डू यू गाइज एक्ट? क्या तरीकाकार क्या है PDMA का या NDMA का? जी मैं बिल्कुल आपको बताती हूँ। देखिए, जो डिजास्टर मैनेजमेंट की अप्रोच है, इट्स अ 3 टियर अप्रोच। सबसे पहले जो फर्स्ट टियर में है वो हमारा DDMA है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। जब उसकी कैपेसिटी से अगर कोई डिजास्टर या कोई हैजर्ड बढ़ जाता है तो फिर PDMA इंटरवीन करता है, जो कि सेकंड टियर पे आता है। और अगर किसी प्रोविंशियल बॉडीज की भी हदूद से या फिर उसकी कैपेसिटी से डिजास्टर बढ़ जाता है और मल्टीपल अगर प्रोविंसेस में आता है, देन थर्ड टियर इज द NDMA जो इंटरवीन करता है। लेकिन इसके साथ साथ NDMA का जो मैंडेट है, अलॉन्ग विद ऑल दी जो भी इस डिजास्टर के हवाले से डील कर रहे हैं, जितने भी कंसर्न इदारे हैं, उनको सिर्फ हम लोग इंफॉर्मेशन आगाह नहीं करते, उसके हवाले से नहीं बताते, बल्कि NDMA सिमुलेशन एक्सरसाइजेस करवाता है। जिस तरह कि पिछले 2 सालों में हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, तमाम प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ जो कि ना सिर्फ हंगामी सूरत हाल को देखती हैं बल्कि स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, उनको भी मदऊ किया यहाँ NDMA हेडक्वार्टर में। और यहाँ पर हमने डिफरेंट सिनेरियोज उनके सामने रखे, जिसमें वर्स्ट सिनेरियो भी रखा जाता है और उसके हवाले से उनकी तैयारी की जाती है। ये एक्सरसाइज सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी की जाती है। तो NDMA काफ़ी प्रोएक्टिव तौर पे काम कर रहा है डिजास्टर को डील करने के हवाले से। हम सिर्फ डिजास्टर के हवाले जो है वो कल आने वाले नहीं बताते, बल्कि हमारी कैपेसिटी है कि हम 6 से 10 महीने के हवाले वी हैव दिस कैपेबिलिटी कि वो किस इंटेंसिटी का होगा, इसके हवाले से भी NDMA ज़रा ये जो हमें इम्प्लिकेशंस नज़र आ रही हैं क्लाइमेट चेंज की, ख़ासतौर पे पाकिस्तान के वेदर के ऊपर, क्या उसके लिए हम तैयार हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये मज़ीद इंटेंस नहीं होगा? क्योंकि हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर भी हमारे साथ होते हैं, समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन भी होती है, फोरकास्ट कुछ और होती है लेकिन हो कुछ और जाता है, थोड़ी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो आर वी रेडी फॉर दिस चेंज जो राइट नाउ हमारे वेदर के ऊपर क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहा है?
आई थिंक ये जो सिस्टम हम देख रहे हैं ये मजीद इंटेंसीफाई होगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी इसके हवाले से साइंस बताती हूँ। जिस तरह कि आप हीट वेव के स्पेल भी देख रहे हैं इसी दौरान, जैसे जमीन तपिश पकड़ती जाएगी और वो ऊपर जाएगी और ठंडी हवाओं से मिलाप करेगी, तो ये सिस्टम मजीद इंटेंसीफाई होगा। तो आपको आगे देखने में, बल्कि मैं आपके प्लेटफॉर्म के जरिए से ये भी बताऊंगी कि 28, 29 और 30 को इसी नोयत का एक और सिस्टम आ रहा है जो कि इसी किस्म का नुकसान जो है ला सकेगा अगर हमने कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ली। तो हम फोर्सी कर रहे हैं कि ये सिस्टम और क्लाइमेट चेंज जो है ये मजीद इंटेंसीफाई होगा, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जो दरख्तों की कटाई है या फिर जो भी हम ग्रीन हाउसेस गैसेस जो छोड़ रहे हैं, इन सब का इस पे असर जो होगा और वो हम सबको देखने को मिलेगा। एंड यस, आई बिलीव दैट वी आर रेडी टू सम एक्सटेंट, जैसे कि हम बर वक्त इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है, दुनिया भर के अंदर पीपल गेट ट्रेन फॉर सच सिचुएशंस। आई मीन स्कूल्स के अंदर, इंस्टीट्यूशंस में, ऑफिसेज में ऐसी वर्कशॉप्स होती हैं, कंडक्ट की जाती हैं ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे लोगों को पता हो कि आपने हंगामी सूरत हाल में कैसे एक्ट करना है। ओबियसली हम नेचर से मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उससे होने वाले नुकसानात से बच ज़रूर सकते हैं या उसकी इंटेंसिटी को कम ज़रूर कर सकते हैं। एक तो मुझे नहीं पता ये आपके इदारे का मैंडेट है या नहीं, NDMA का, अगर है तो प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए, अगर नहीं है तो तब भी चूँकि आपका इससे ताल्लुक़ है, इसमें क्या मैकेनिज़्म हो सकता है कि हम लोगों को ऐसे ट्रेन करें कि एक आम आदमी के अंदर ये सेंस हो कि ऐसी सूरत हाल में कैसे एक्ट करना है। ज़्यादातर नुकसानात मैंने देखा है कि हमारी अपनी लापरवाही की वजह से हो जाते हैं ऐसी सूरत हाल में। सो प्लीज इस पे अगर आप कुछ बता पाए। जी बिल्कुल, हमारा एक इंस्टीट्यूट है जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, जो कि NDMA के अम्ब्रेला के अंडर है, जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्टेड है। और उनका मैंडेट और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट जो हैं वो डाउन टू दी डिस्ट्रिक्ट लेवल जाते हैं और वहाँ जाके ना सिर्फ लोकल इंतज़ामिया को बल्कि वहाँ के शहरियों को भी ट्रेन करते हैं, ख़ासतौर पे वो इलाके जो वनरेबल हैं, जैसे हम लो लाइन डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें जो सिंध में हैं, बलूचिस्तान में, जो ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो वहाँ जाके वो एक्सपर्ट्स की टीम जाके उनको ट्रेन करती है कि और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स के हवाले से बताती है, और कोई भी अगर कोई वहाँ पे नुकसान या कोई भी पेशगोई की गई है किसी भी क्लाइमेट चेंज की वजह से असरात आने की, तो वो भी उनको आगाह करती है और उनको ट्रेन करती है। इसके अलावा इसके साथ साथ NDMA की एक और टीम है जिसको हम इंसराज, इंटीग्रेटेड सर्च एंड रेस्क्यू टीम जो है वो भी तश्कील पा चुकी है, जो कि हम रेस्क्यू 1112 के साथ काम कर रहे हैं। और तमाम जो प्रोविंसेस हैं, अगर हम नॉर्थ की बात करें तो वो टीम नॉर्थ के हैजर्ड के हवाले से ट्रेन है, डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट के हवाले से ट्रेन है। तो ये आई बिलीव कि ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इट्स अ इंटीग्रेटेड अप्रोच। यहाँ इसमें कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करेगी, बल्कि हम सबको मिलके, इवन जो इंफरादी तौर पे इंडिविजुअल लेवल पे भी लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, इसमें शामिल होना पड़ेगा, ताकि हम किसी भी हंगामी सूरत हाल से, किसी बड़े नुकसान से बच सकें। एक्सपर्ट एट NDMA, मैं ये जानना चाहूंगी कि हम NDMA के पास या हमारे पास पाकिस्तान के पास क्या वो टेक्नोलॉजी मौजूद है इस तरह के डिजास्टर्स को देखने के लिए या इस तरह की फोरकास्टिंग के लिए और चीज़ों को मैनेज करने के लिए जैसी इंटरनेशनली मौजूद है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह NDMA के पास तमाम टेक्नोलॉजीज, तमाम सॉफ्टवेयर जो लेटेस्ट, जो कि दुनिया के बड़े ममालिक में यूज़ हो रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं। और अब हमारा अपना एक सेंट्रल सिस्टम बन चुका है जिसको हम ग्लोबल कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर कहते हैं, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में कहीं पर भी कोई भी हाइड्रोमेट, कोई भी जियोफिजिकल हैजर्ड आ सकता है, उसके हवाले से 6 महीने पहले बता सकती है विद एन एक्यूरेसी ऑफ 90%। तो ज़ारा कुकली, आपके होने से फायदा उठाते हुए लास्ट 20 सेकेंड्स प्लीज बता दें, ये जो 3 दिन का स्पेल आप बता रही हैं, किन किन इलाकों को हिट हो रहा है और इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, ताकि लोगों को थोड़ी सी मदद मिल जाए। 28-29-30 राइटली से। जी प्लीज। जी बिल्कुल, ये इन्हीं इलाके पे जो भी सिस्टम अभी हमने देखा है, इसने ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, ना पंजाब, बल्कि ज़ोब और बारखा यानी कि बलूचिस्तान तक इसका जो है वो असर देखा गया। और ये इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स पे दोबारा हम देख रहे हैं कि ये आएगा, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, पंजाब और सिंध के भी कुछ जो हैं वो इलाके शामिल होंगे, और ये इसी इंटेंसिटी का होगा। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कौम से, अवाम से, कि प्लीज जब भी आप घने बादल देखें तो कोशिश करें घर पे रहें और खिड़कियां दरवाजे बंद करें, बच्चों को बाहर ना जाने दें। राइट ज़ारा, आपकी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका इदारा अच्छा काम कर रहा है एंड वी आर ग्लैड कि वी हैव NDMA, ऐसे इदारे हमने बनाए हैं विद द टाइम, जो ग्रो कर रहे हैं वक्त के साथ साथ और तजर्बात से सीख रहे हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह करे कुछ ऐसा ना हो कि आपको बहुत काम करना पड़े, लेकिन अगर हो तो बहुत अच्छे से आप करें, तो ये बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा है। हमारा टेक अवे क्या है? हमारा टेक अवे क्या है इस सारे सेगमेंट से? वो ये कि 28, 29, 30 या वैसे ही आपको नजर आए ना कि
बारिश होने वाली है तो बाहर घूमने मत जाइए, घर के अंदर रहिए, ये ज़्यादा बेहतर है। तूफान आता है देखने चले जाते हैं, ड्रोन गिरते हैं उठाने चले जाते हैं, ऐसा मत किया कीजिए पाकिस्तानियों। वो ऐसे मौकों पे मैं कहता हूँ कर क्या रहे हो पाकिस्तान, घर में रहो। सो आपने नहीं करना, घर में बैठ के पकोड़े बनाएं, चाय के साथ खाएं, एंजॉय करें, वो ज्यादा और एक दूसरे से मिला करें। वैसे किसी ने कहा था आयशा, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। वाह वाह, पूरा तो होने दो। वाह वाह वाह। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, यहाँ फासलों से मिला। क्या बात है, क्यों क्या बात बात है। गले नहीं मिलते हैं लोग आजकल, मिलना छोड़ दिया, मिलना ही छोड़ दिया है हमें अपनी जिंदगी के अंदर। अब मैं देखूं ना तो मुझे सिर्फ ईदों के ऊपर लोग एक दूसरे के गले मिलते हुए नजर आ रहे होते हैं कि ईद में अब सिर्फ हम इससे गले मिलते हैं अपने मोबाइल फोन से हर वक्त, हमारा हर वक्त का साथ, सोते भी इसके साथ ही हैं। दिस इज कॉल योर रियल जीवन साथी आजकल। वैसे हर वक्त आपके जीवन का साथ तो इसी में गुजर रहा है। खैर, हमने एक जबरदस्त किस्म की रिसर्च की, फिर हमने कहा भी हमारे पास एक ऐसे साहब मौजूद हैं जो कि इस पे बड़ा अबूर रखते हैं लोगों से ये बातें करने में और जानने में। हम रेहान भाई की बात करें, वो जो सोशल मिलने में लाने में सोशली ऐसे मौजूद पे अक्सर हमारे लिए कुछ पैकेजेस लेकर आते रहते हैं। तो ये लोगों ने जो एक दूसरे से मिलना छोड़ दिया, गैजेट्स आ गए, बुनियादी तौर पे क्या यही वजूहात हैं या कुछ और है? इस पे रेहान भाई का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का पैकेज हमारे पास मौजूद है, देखें, देखते हैं। एक ज़माना था जब हम एक दूसरे से मिलते थे तो एक दूसरे को टच करते थे, गले मिलते थे, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है। अब सिर्फ हाथ मिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं और कई दफ़ा तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करके सलाम दुआ कर लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ? आइए चल के जानने की कोशिश करते हैं आवाम से। गले मिलने से तो एक ये बात है कि मोहब्बत बढ़ती है, इज़्ज़त बढ़ती है, शफ़क़त बढ़ती है, और ना मिलने का जो रिवाज है वो तो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि एक तो इससे जो अट्रैक्शन है और अटैचमेंट है वो ख़त्म हो गई है लोगों के बीच। वो बस दूर से ही बंदे को फारग कर देते हैं कि बस नज़दीक मत आना। इसकी लॉजिक अभी तक मुझे समझ नहीं आई, पर जो ख़त्म हो गया है तो ये गलत बात है। गले मिलने से बेसिकली हम अपनायत होती है, जिसके लिए हम मिलते हैं उसको ये शो करते हैं कि हम जेस्चर है ये कि हम उसको शो करते हैं कि यार हम उससे मोहब्बत करते हैं और वो हमारे दिल के करीब है, इसलिए हम गले मिलते हैं उनको। मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ फासले इसलिए भी ज़्यादा पैदा हो गए हैं क्योंकि अब हमारे हाथ में ये डिवाइस आ चुकी है, जिसकी वजह से अब हम लोगों से मिलने से ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं कि वीडियो कॉल कर ले। पहले तो ये होता था कि हम लोग प्लान कर रहे होते थे, जब हम भी अपने स्कूल लाइफ में थे, कॉलेज में होते थे, हमारा होता था कि भाई ब्रेक है, फ्री टाइम है, ग्रुप बनाया, आउटिंग की, थोड़ा बैठे मिले एक दूसरे के साथ। अब फ्री टाइम होता है तो हम या टिकटॉक देख रहे होते हैं, ये चीज़ें कर रहे होते हैं। इससे तो हमारी जो बॉन्डिंग है लोगों के साथ, हमारे अपनों के साथ, वो ऑटोमेटिकली वीक हो गई है। और सेकंड, अब मिलने जुलने के लिए लोगों के पास टाइम ही नहीं बचा, इतनी एक्टिविटीज़ और इतना वो बिज़ी हो गए हैं कि अब बस वो फ़ोन की हद तक महदूद होकर रह गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें जो है ना मोहब्बत ही करनी सिखाई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ये सिखाया है कि जी आप जब किसी मुसलमान भाई से मिलें तो उसको गले मिलें और उसके बाद उसका हाथ थाम के रखें, और उसका हाथ तब तक थाम के रखें कि जब तक वो खुद आपका हाथ ना छोड़ दे। और जब आप किसी से मिलें तो उससे उसका नाम पूछें, उसके इलाके का पूछें, उसके बाप दादा का पूछें, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। अच्छा, ये देखें, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात जो है वो हमारे लिए वैसे भी लेसन है, मीनारा रोशनी है। तो ये चीज़ जो है हमारे मज़हब में भी है, हमारे कल्चर में भी है, और हमारे कल्चर की जो खूबसूरती है ना वो गले मिलना है। मेरे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात सदफ तफसीर। ये बताइए कि अब मोहब्बतें कम हो गई हैं, ये क्या वजह है कि लोगों ने गले मिलना एक दूसरे से छोड़ दिया है? जब हम गले मिलते हैं या फिजिकल टच जो है ना वो होता है तो उसमें 2 से 3 हमारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं, जिनमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो सेरोटोनिन और डोपामीन है। अब सेरोटोनिन और जो डोपामीन है वो डेफिनेटली स्ट्रेस को कम करते हैं और हैप्पीनेस को, चीयरफुलनेस को, या जो आपके शॉट्स होते हैं, हैप्पी शॉट्स होते हैं, उनको जो है ना वो बूस्ट करते हैं। तो जब आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे और आपके जो है ना वो स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होता जाएगा, तो उसकी वजह से आपके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन और इस तरीके की और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। तो जो फिजिकल टच है वो आपके अंदर एक तो ये है कि सोशल कनेक्टिविटी को इंक्रीज करता है। सोशल कनेक्टिविटी इन सच ए सेंस कि हम एक दूसरे के साथ इमोशनली जो है ना वो खुद को कनेक्ट फील कर रहे होते हैं, सोशली एक दूसरे के साथ जो है ना वो कनेक्ट होते हैं, हमारा बॉन्ड इंक्रीज हो रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ कम होती जा रही है, हमारे जो आपसी ताल्लुकात हैं उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते जा रहे हैं। गले मिलना मोहब्बतों को बढ़ाता है, लिहाजा गले मिलते रहिए, एक दूसरे के करीब आते रहिए, यही ज़िंदगी का हासिल है। कैमरामैन खालिद हनीफ के साथ
रेहान अहमद, हम न्यूज़, इस्लामाबाद। अरे वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल टॉपिक। हाँ, बहुत ज़बरदस्त बातें हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। लगता है कि यार ये बातें करने की क्या ज़रूरत है, तो हमें मालूम है। रिमाइंडर्स होते हैं बहुत सारे ऐसी लाइफ रूटीन्स बन जाती हैं जिनको लेकर हम चल रहे होते हैं और एक्चुअली हम फोकस नहीं कर रहे होते कि कहीं ना कहीं हमारी शख्सियत के ऊपर उनका असर पड़ रहा है। सो मिलना मिलाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे तो ईद भी आ रही है कुछ ही दिनों में। एक और चीज़ जो लोगों को नहीं पता होगी, मिलना मिलाना क्यों ज़रूरी है, स्पेशली गले मिलना या ह्यूमन टच जो है ना, उसकी बात हार्मोनल चेंजेस भी होती हैं। डोपामाइन जैसे जो हार्मोन्स है ना, उनकी इंक्रीजन होती है। क्या आप कभी जिंदगी में इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, आप वैसे अच्छा, एक हमारा कल्चर है ना कि हम अपने वालिद से नहीं मिलते यूजुअली उस तरीके से, उतनी गर्मजोशी से, या फासला रखते हैं बच्चे हमारे वालिदैन, चूंकि इससे पहली जनरेशन, शाइनेस भी होती है, अदब भी होता है, डर भी होता है कभी कभी। तो आप जरा ये कभी ट्राई करके देखें, यू नो, हगिंग योर पेरेंट्स, अम्मी को या अब्बा को, बड़े भाई को, तो यू विल फील इट कि इसके अंदर क्या होता है। क्योंकि यूजुअली हम एक बहुत सारे उससे एक सर्टन अपने क्या कहना चाहिए ऑरा में चलते रहते हैं और फिर जब ये लोग हमें मुयस्सर नहीं होते फिर हमें पता लगता है कि व्हाट वी हैव मिस्ड। सो ये तो सिर्फ एक पेरेंट्स की या सिबलिंग्स की एग्जांपल है। यूजुअली अपने फ्रेंड्स को या उन लोगों को जिनको आप प्यार करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप मिले मिलाएं। तो इस पर हम बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। फिर वक्त आगे बढ़ते हैं, चैंपियन का जिक्र करते हैं। वो चैंपियन जिसने पाकिस्तान का नाम हकीकी मानों में दुनिया भर में बुलंद किया और हमेशा के लिए किया। वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन अरशद नदीम साहब। और उनके नाम एक और एजाज हो चुका है जनाब, और वो ये है कि जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स ने पाकिस्तान के ओलंपियन अरशद नदीम को बेहतरीन एशियन एथलीट के एजाज से नवाज दिया है। अवार्ड की तकरीब जनूबी कोरिया के शहर गोमी में हुई थी और ये अवार्ड जो अरशद नदीम को कोरिया में एशियन एथलेटिक्स के इजलास के बाद दिया गया। बिल्कुल, और इस मौके पर चेयरमैन साउथ एशियन एथलेटिक्स मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही उस इजलास में मौजूद थे। जो सदर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हसन शाही, वो भी इस मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा सेक्रेटरी साहब जो थे वो भी मौजूद थे और उन्होंने भी मुबारकबाद भी दी अरशद नदीम साहब को। और पाकिस्तान के लिए इंडीड एक बहुत ज़्यादा एजाज़ की बात है जिस तरीके से अरशद नदीम साहब पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। इज़ एन ओलंपियन। दुनिया का सबसे बड़ा जो जेवलिन का एजाज़ है वो हमारे पास है, ओलंपिक गोल्ड मेडल और अरशद नदीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह। वो नीरज चोपड़ा से एक मरतबा हारे भी थे, पेरिस ओलंपिक में आ रहे थे, टोक्यो ओलंपिक में आई थिंक सो। बट लेकिन अब जो है वो हमारे अरशद नदीम के पास है। और इस तरह की शख्सियात को या इस तरह के एथलीट्स को जब रिकग्निशन मिलती है ना, तो वैसी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और जब ये रिकग्निशन मिलेगी तो हमारे शो के अंदर आपको नजर आ ही जाएगा। एक और भी हमारे पास एथलीट हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनका नाम है बानो कौसर। उन्होंने एशियन जिजित्सु चैंपियनशिप 2025 में भारतीय रीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर दिया। भाई जबरदस्त है ये तो, इनकी क्या एनर्जी है। और इनकी लंदन में जारी जो एशियन चैंपियनशिप 2025 है, शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कुछ विजुअल्स भी हमारे पास एक्सक्लूसिव। यहाँ पे भारत समेत कई मजबूत हरीफ थे जो मौजूद थे, उनको शिकस्त दी। और इवेंट का ये जो तीसरा दिन था, ये पाकिस्तान की बानो भट्ट ने, आप इंटरव्यूड बानो, इतनी जबरदस्त किस्म की इसकी छोटी सी ये बच्ची सी है, ऐसी एनर्जी है इसकी और द वे शी प्लेज इतना डेडिकेटेडली। और इसके बारे में कहा जाता है शी हैज अ टाइटल एज वेल, वो मेरे जहन से निकल गया, ये अपने ओपोनेंट को छोड़ती नहीं है। ये छोड़ती नहीं। आई थिंक हमने इनको इंटरव्यू भी किया हुआ अपने शो के अंदर। आप नो बारे से पहले मुझे इत्तेफाक हुआ है कि मैंने एथलीट्स के बारे में केजी कैटेगरी थी जिसमें एथलीट्स के बारे में एक चीज जो मैंने नोट किया ना, वो ये है कि इनका ऑरा बड़ा डिफरेंट होता है और पता चल रहा होता है जब ये रूम में एंटर भी होते हैं कि दिस बानो इज डिफरेंट देन बानो भट्ट। अच्छा, वो डिफरेंट, ओके, वो डिफरेंट है। बहरहाल जी, दोनों बानो हमारी अपनी हैं, दोनों को हम मुबारकबाद कहेंगे। अच्छा, रिचा शर्मा इनके मद्दे मुकाबले थी, इनकी हरीफ थी, उनको फैसला कुन मुकाबले के अंदर उन्होंने शिकस्त दी है, गोल्ड मेडल जीता है। और ये जीत ऑफ कोर्स ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का लम्हा है बल्कि इलाकाई सतह पर भी एक मजबूत, हम कह सकते हैं, अचीवमेंट है बानो के लिए। तो और मैं ये अपॉर्चुनिटी लेते हुए तमाम देखने वालों को प्लीज़ इन लोगों को सोशल मीडिया पे ज़रूर सपोर्ट किया करें, इनको फॉलो किया करें, इनकी फॉलोइंग बेस जो है वो बढ़ाया करें ताकि ब्रांड्स को भी पता लगे, दुनिया को पता लगे। हमारे इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं और इंस्टाग्राम पे उनके 150 फॉलोअर्स नहीं होते। तो आई थिंक आपने इनको एक सेलिब्रिटी बनाना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि क्योंकि हमारा झंडा कैरी करेंगे। क्विकली हम एक और चैंपियन साद मुनव्वर की बात कर लेते हैं जिन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है पाकिस्तान के लिए और उन्होंने माउंट एवरेस्ट सर की है और ये शिमाली सिम से माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बने। आपको पता है शिमाली सिम से माउंट एवरेस्ट को सर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये कोई पहली मर्तबा सर नहीं किया गया माउंट एवरेस्ट को, लेकिन शिमाली सिम से पाकिस्तान के जो साद मुनव्वर है उन्होंने किया और हफ्ते के रोज 8,848 मीटर बुलंद ये दुनिया की बुलंद तरीन चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, उसको शुमाल की जानिब से सर करके तारीख उन्होंने रकम कर दी है। साद मुनव्वर के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर उनकी इस कामयाबी की तस्दीक भी की गई है जिसमें लिखा गया कि साद ने दुनिया की इस बुलंद तरीन चोटी के ऊपर सब्ज़ हिलाली परचम को लहरा दिया। व्हाट अ डेडिकेशन, व्हाट अ वर्क। बहुत ज़्यादा तारीफ़ें, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आपके लिए साद, अगर आप देख रहे हैं या आपके कुछ जानने वाले
वाले देख रहे हैं। आपने पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे लगाया है दुनिया में, ही से फर्स्ट पाकिस्तानी झंडा वहाँ लहराया जहाँ पे कोई नहीं जा सका, और ये बहुत मुश्किल था। बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। इसके साथ हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आना है। उम्मीद है आप साथ ही होंगे। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात करते हैं कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। यहाँ पे कोरोना केसेस ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शहर में कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। आई मीन एक पेसअप हो गया इनके केसेस का। ना 4 अफराद के जांबक होने की भी इतलात है। दिस इज़ वेरी डेंजरस। इन अफराद की जो उम्रें हैं वो 60 साल से ज़ायद बताई जाती हैं। डॉक्टर्स मुख्तलिफ सोर्सेज से ये कह रहे हैं कि शहर में पिछले तकरीबन 2-3 हफ्तों से ये सिचुएशन है कि जो कोरोना केसेस हैं इसमें नुमाया इजाफा देखा गया है, जबकि सूरत हाल अब तशवीशनाक मजीद भी हो सकती है। तो हमने कहा कि इस पर एक सेशन कर लेना चाहिए। कौन सा वायरस है, क्यों फैल रहा है और कहाँ पे फैल रहा है, इस पर एक डिस्कशन। बिल्कुल ऐसे ये नया वेरिएंट कहा जा रहा है कोरोना का, और बड़ी तादाद में केसेस अभी तक जो हमें पता चला सामने आ रहे हैं। अब इस वक्त सिचुएशन क्या है और कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हमें इख्तियार करनी है, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुताद्दी अमराज डॉक्टर फैसल महमूद साहब। उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनके तो चलते हैं। डॉक्टर थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले क्या बताएंगे, ये केसेस जो हैं ये कोई नया वेरिएंट है कोरोना का, जरा बताइएगा इस बारे में। बुलाने का शुक्रिया। तो ये नया वेरिएंट तो नहीं है। कोरोना का जो वायरस है ये ओवर टाइम चेंज होता रहता है, तो मगर लगता है ये वही ओमिक्रॉन वाला वेरिएंट ही है जो कि आजकल फैल रहा है यहाँ पे। एंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादा लोगों में थोड़ा हल्की फुल्की सी बीमारी पैदा कर रहा है। ठीक है। सब 60 साल से जायद उम्र की 4 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। बेसिक रीजन आपके इल्म में अगर हो तो बता दीजिएगा प्लीज। क्या कोरोना ही है या फिर साथ कोई बीमारी क्लब हो गई उसकी वजह से ये डेथ्स हो गई, थोड़ा सा अगर बता पाएं आप। जी बिल्कुल। तो ये पिछले कई सालों से हमको मालूम है कि कोरोना वायरस कुछ लोगों के अंदर ज़्यादा शदीद बीमारी पैदा करता है। ना सिर्फ कोरोना वायरस मगर दूसरे भी जो सांस के वायरसेस होते हैं जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, और ये वो लोग हैं जिनकी उम्रें 65 से ज़्यादा हो, जिनके अंदर दूसरे मेडिकल मसले मसाइल हो जैसे कि शुगर जो कंट्रोल में ना हो, कैंसर या कीमोथेरेपी, ये वाले लोग, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा हो। तो ये वो लोग हैं जिनके अंदर अगर ये वायरस इन्फेक्ट करता है तो उनके अंदर ये ज़्यादा शदीद बीमारी पैदा करता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि क्या ये वो लोग हैं ज़्यादा तादाद में जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, और अगर ये वैक्सीन क्योंकि मुझे याद है जब हमने वैक्सीन लगवाई थी तो कहा गया था कि अब हम सेफ हो गए हैं, हमें दोबारा कोरोना नहीं होगा, तो क्या ये वैक्सीनेटेड लोग जो हैं उनको भी दोबारा से हो रहा है कोरोना? बिल्कुल। सो वैक्सीन जो है स्पेशली ये जो अगेन वो वैक्सीन जो कि सीने के या सांस के जो वायरसेस के वैक्सीन होते हैं, अगेन इन्फ्लुएंजा, कोविड, ये वाले, ये बहुत लंबा अरसे चलते नहीं हैं। तो उस ज़माने में जब हमने लगाया था उसकी रीज़न तो ये थी कि फ़ौरन हमको ब्रेक लगाना था इस वायरस के ऊपर, जो कि लग गया था लकली। मगर अब जो जिनको वैक्सीन लगी थी, जिनको पहले इन्फेक्शन हुआ था, उन सबको दोबारा से इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल होते हैं। अच्छा, चांसेस हैं। ठीक है। सो बेसिक एहतियातें क्या हैं डॉक्टर साहब कराची आइट्स के लिए खास तौर पे बताइए, बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी क्या करें? तो फर्स्ट चीज़ ये कि बहुत परेशान मत हो। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगेन अगर आपको खुद नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार हो रहा है तो बेहतर है कि आप मास्क पहन लें ताकि दूसरों को ये वायरस ना लगे। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपकी एज ज़्यादा है, अगर आपके दूसरे मेडिकल मसले हैं और आपको नज़ला, खांसी, बुखार हो रहा है तो प्लीज़ डॉक्टर से रुजू कर लें ताकि आपका टेस्ट किया जाए। कोविड के लिए हमारे पास दवाइयाँ भी हैं, बशर्त कि हम उसको जल्दी इलाज जल्दी शुरू कर दें। और अगर आप किसी का ख्याल रख रहे हैं जो अगेन ऐसी ज़ईफ़ वगैरह हैं, तो अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो बेहतर है कि उनके साथ ना रहें। मगर जो पहले हम करते थे समाजी फासला और लॉकडाउन वगैरह, उसकी नौबत हरगिज़ नहीं आएगी, तो प्लीज़ परेशान मत हो। मैं यही पूछने लगी थी कि इस मरतबा ये जो सामने आ रहे हैं, एक तो कराची के हॉस्पिटल्स में क्या इंतजाम किए गए हैं, और अगर किसी को डायग्नोस हो गया कोरोना तो क्या घर में ही वो अलहदा हो जाए बाकी तमाम लोगों से? जी बिल्कुल। सो देखिए, कोरोना अब बाकी इन्फेक्शंस की तरह है, तो हर अस्पताल के अंदर जगहें मखसूस होती हैं जहाँ पे जो कंटेजियस या फैलने वाली बीमारियाँ उनका ख्याल, उन लोगों का ख्याल रखते हैं। तो हॉस्पिटल में बहुत एक्स्ट्रा कोई एहतियात की हमको ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रोटोकॉल्स इन प्लेस होते हैं। दूसरा, अगर आपकी तबीयत ख़राब है और अगर आप थोड़ा सा 5 दिन के लिए ब्रेक ले सकते हैं तो बेहतर है ले लें, वरना फिर डेफिनेटली मास्क पहन के आप काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, वन क्विक क्वेश्चन, मैं भी आयशा से यही डिस्कस ऑफ एयर कर रहा था कि डॉक्टर साहब से हमारा कुछ 4-5 साल से कम सिंस आई एम डूइंग मॉर्निंग शो सिंस 2020 आपसे हमारा एक रब्ता है और बात होती है, और कितने ऐसे वायरसेस हैं आई बिलीव डॉक्टर फैसल जो आपने हमारे साथ डिस्कस किए हैं। मैं बेसिक एक क्वेश्चन करके फिर सेगमेंट को ख़त्म करेंगे कि ऐसी सिस्टमेटिकली ऐसी कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं
जो हम लें जिसकी वजह से या तो ये वायरसेस आए ना, और अगर आ जाएं तो फिर हम इनको कम से कम इनका नुकसान कम कर पाएँ। कुछ ऐसी तजावीज़ आपके पास हो प्लीज़ अगर आप दीजिए। हर कुछ अरसे बाद हम ऐसा फेस कर रहे होते हैं। So unfortunately ये वायरसेस तो हमारे साथ हैं, जब तक हम हैं तो ये वायरसेस भी हैं, बिकॉज ये हमारे साथ फैलते हैं। मैं कहते हैं इंपॉर्टेंट बात ये है कि टू नो कि कौन से वायरसेस फैल रहे हैं एनवायरनमेंट में और उनसे बचना कैसे। These viruses. तो जी सॉरी, मैंने कहा they got Pakistani passport it seems, all these viruses. Yes, and this is the whole world. ऐसे ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। जब भी आपको इनवाइट करते हैं आप बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालते हैं और हमसे बात करते हैं। सो घबराने की जरूरत नहीं है पाकिस्तानियों। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है लेकिन खतरनाक नहीं है, लेकिन एहतियात का दामन भी नहीं छोड़ना। अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई ऐसी बीमारियां हैं बड़ी एज के हमारे अफराद को होती है, हमारे वालिदैन को, तो उसमें खास एहतियात कर लें। और अगर नज़ला जुकाम खांसी इन दिनों में खास तौर पे कराची में फील हो रहा है तो मास्क लगा के अपनी इम्यूनिटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। जितनी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उतने ही कम चांसेस हैं कि आपको कोई भी, सिर्फ कोरोना नहीं कोई बीमारी हो, तो इसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है। वैसे मुझे लगता है वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा हो सकती है। अच्छा मुझे लगता है वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो सिचुएशंस हैं या जो मसाइल मौजूद है ना, स्पेशली हेल्थ को लेकर, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसान हो कराची की सिचुएशन। खैर ऑल द बेस्ट, बी सेफ कराची आइज। एक ऐसी दुनिया में हम इस वक्त रह रहे हैं जिसका हम तस्करा करने जा रहे हैं, जहां हर लम्हा आपको पता है कीमती है, वक्त बड़ा कीमती है, और रोजमर्रा सफर को आसान और महफूज बनाना या सस्ता बनाना वेरी इंपॉर्टेंट बड़ी जरूरत बन चुकी है। शहरी जिंदगी में ये भी हमें मालूम है कि हर वक्त हमें इस बात का धचका होता है, खदशा होता है कि वक्त पे पहुंचेंगे नहीं, या काबिल भरोसा हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो हैं या नहीं, फिर वो एक्सेसिबल, उन तक रसाई कैसे हासिल करें, ये सब साथ चलाते हुए माशरे के अंदर एक मौसर किरदार अदा करना बहुत बड़ा चैलेंज है, खासतौर पे पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे अब सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं रह गया, बल्कि एक डिजिटल तजुर्बा भी बन चुका है, जिसमें हमें पता है कि सहूलत भी चाहिए, खुद मुख्तारी भी चाहिए, समाजी एहसास भी शामिल हो गया। अब ऐसी ही सोच के साथ कुछ इदारे ऐसे हैं जो ना सिर्फ ये सर्विस फराहम करते हैं बल्कि माशरती बेहतरी और इसके साथ साथ अपने इर्द गिर्द और या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग जो हैं, स्पेशली ख़वातीन की अगर हम बात करें, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनको बाइख्तियार भी बना रहे हैं। नौजवानों की बात करें, उनको डिजिटल तालीम देने के लिए काम कर रहे हैं, और कमज़ोर तबकात जो हैं उनकी मदद भी की जा रही है। इसी तरह का एक इदारा और उनके कंट्री हेड हमारे साथ मौजूद हैं, कंट्री हेड इन ड्राइव मोहम्मद उवैस सईद साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे इस बारे में बात करते हैं। उवैस साहब, थैंक यू सो मच हमें इस बारे में हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये इन ड्राइव की कहानी मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ शेयर कीजिए, और ये जो सर्विस है बुनियादी तौर पर किस चीज़ पर मबनी है, क्या आइडिया है इसके पीछे? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? अच्छा, सो इन ड्राइव बेसिकली एक अर्बन सर्विसेज मोबिलिटी प्लेटफॉर्म जी अर्बन सर्विसेज मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है, और ये जो स्टार्ट हुआ था ये 2013 में यकूत जो एक रीजन है साइबेरिया में, कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। और ये स्टार्ट जो हुआ था वो इनजस्टिस को चैलेंज करने के लिए हुआ था। वहाँ पे टैक्सी वाले जो कार्टल बना लेते थे और प्राइसेस मल्टीफोल्ड इंक्रीज कर देते थे ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो उसको चैलेंज करने के लिए फिर एक ग्रुप बना जहाँ पे लोग अपनी सर्विसेज ऑफर करते थे कि हम आपको इस प्राइस पे, लोग अपनी प्राइस डालते थे कि हमने इस जगह से इस जगह जाना है, और वो अपनी प्राइस ऑफर करते थे, और वहाँ पे जो लोग उनको सर्विस देना चाहते थे वो एक्सेप्ट करते थे। तो अब हम लोगों का 2013 से अब 2025 तक 12 साल में हम अब नाउ वी आर इन 48 कंट्रीज, 888 प्लस सिटीज। सो इन ड्राइवर था, अब इन ड्राइव बन गया है। वाह ठीक है। तो इसकी बेसिकली अगर हम कहें कि बुनियादी कामयाबी का राज, एक तो आपने कहा कि इंक्लूसिव अप्रोच, अगर मैं इसको मुख्तसर अल्फाज में बयान करूं, और फिर जो इतनी कंपैरेटिव मार्केट है, मुसाबकती मार्केट जिसे कहा जा सकता है, इसमें ये सर्विस दूसरों से कैसे मुमताज़ है, कैसे अलग करती है अपने आप को? अच्छा, इसमें एक तो बेसिकली बिडिंग मॉडल जो है हमारा वो सबसे अच्छा है, जिसमें हमने अपने पास इख्तियार नहीं रखा प्राइसिंग का। प्राइसिंग का इख्तियार हमने सारा यूज़र और ड्राइवर के हाथ में दे दिया, जिससे एक बड़ी इक्विटेबल और जस्ट मार्केट क्रिएट हो गई है। और आप इसके अलावा हमने जो अगर आप राइड बुक करते हैं तो आप ड्राइवर की रेटिंग देख सकते हैं, आप उसका एक्सपीरियंस देख सकते हैं, उसने कितनी राइड्स की हुई हैं, आप उसका ETA देख सकते हैं वो कितना दूर है, तो आप जिस तरह चाहते हैं आप उस तरह राइड ले सकते हैं। तो आई थिंक ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इसकी कामयाबी में।
राइट अच्छा वैसे ये इन विजन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये चंद नुमाया मंसूबे जो हैं वो क्या हैं इसके, और किस तरह से ये कंपनी के समाजी असरात का विजन जो है उससे हम आहंग है। हमारे CEO जो आर्सन हैं उनका वो क्योंकि स्टार्ट ही जो है इनजस्टिस को चैलेंज करने से हुआ था, तो इन विजन जो है बेसिकली उसके अंदर हमारे 7-8 प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में भी हैं जिसमें यूर पेस है, उसमें इसके अलावा राइट टू डोनेट है, ये हम लोगों की कैंपेन रमदान में भी आप लोगों ने देखी होगी। इसके अलावा हम लोग अरोरा टेक अवार्ड है जो फीमेल फाउंडर्स की तरफ फोकस्ड है, उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो इस तरह ये डिफरेंट हम लोगों की कैंपेन्स चल रही होती हैं। थोड़ा सा ये राइट टू डोनेट आपने भी देखा होगा कर दें आप पिछले कुछ अरसे राइट टू डोनेट, यस हमने इसको देखा, बिल्कुल एक्सप्लेन करें हमारे देखने वालों के लिए क्या ये। राइट टू डोनेट की डिफरेंट वेव्स हैं। सबसे पहले जब हमने किया था तो हमने हैंड्स फाउंडेशन के साथ मिलके 100 डिफरेंटली एबल्ड लोगों को SMEs बना के दी थी और 7.5 मिलियन हमने डोनेट किया था हैंड्स फाउंडेशन को। उसके बाद जो है हमने अखुवत फाउंडेशन के साथ मिलके 2022 के जो फ्लड्स आए थे उसमें हमने 10 मिलियन डोनेट किया था स्कूल्स को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, ताकि बच्चे दोबारा एजुकेशन की तरफ जा सकें। इस दफ़ा जो हम कर रहे हैं, हम 6 प्ले ग्राउंड्स अभी तक स्कूल्स में बना चुके हैं। मोमना एंड दुरैद फाउंडेशन के साथ मिलके हमने प्ले ग्राउंड्स बनाए हैं और वो कराची फोकस्ड है। अभी कराची में 6 प्ले ग्राउंड स्कूल्स में बन चुके हैं। जी बिल्कुल, वैसे ये तो अच्छा लगा, थोड़ा सा ऐसा हम नेटवर्क का भी है इसमें, वी आर ग्लैड टू नो दैट। अच्छा वैसे ये राइट टू डोनेट और SMEs का आपने जिक्र किया, क्या ये सिर्फ मर्दों के लिए या ख़वातीन को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया? नहीं, हम ख़वातीन को भी बिल्कुल इंक्लूड करते हैं। इनफैक्ट जो राइट टू डोनेट में जो स्कूल्स हमने प्ले ग्राउंड बनाए हैं उनमें से एक प्ले ग्राउंड जो है वो सिर्फ गर्ल्स स्कूल में बना है। तो आप उसकी वीडियो भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे है, अगर आप देखें तो आपको वो बड़ी एक मूविंग वीडियो है जिसमें बच्चों के पास पहले खेलने के लिए कुछ नहीं था और अब वो उनके पास प्ले ग्राउंड है और वो बड़े खुश हैं। तो इसके अलावा लेकिन अरोरा टेक अवार्ड जो है वो सिर्फ फोकस्ड है फीमेल फाउंडर्स के लिए और उसमें हम $30,000 की ग्रांट देते हैं जो टॉप फीमेल फाउंडर्स होती हैं उनको। जी तो हम लोग जैसे मैंने कहा इंक्लूसिव कंपनी है। जी ठीक है, बिगिन इट प्रोजेक्ट, इसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा जरा बताएं। बिगिन इट प्रोजेक्ट जो है वो हमने कराची में भी स्टार्ट किया था, JDC फाउंडेशन के साथ मिलकर हमने स्टार्ट किया था कराची में। अब हम लाहौर में कर रहे हैं। लाहौर में हम 100+ स्टूडेंट्स जो हैं फ्रॉम 5 डिफरेंट स्कूल्स और उनको हम IT की एजुकेशन दे रहे हैं जिसमें अडोब और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और उसके बाद हम उनकी परफॉर्मेंस को फॉलो अप भी कर रहे हैं ताकि वो इवेंचुअली ये ना हो कि सिर्फ कोर्स लेके तो उसके बाद बस ख़त्म हो गया, उसके बाद में उसका यूज़फुल भी बनाया जा सके और उससे वो कुछ अर्न भी कर सकें। हम पूरा फॉलो थ्रू करते हैं। ठीक है, वैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है मेरा। एक तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ आप जैसी कंपनीज को जो सिर्फ बिजनेस नहीं कर रही होती, प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर रही होती, बल्कि अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी रियलाइज़ कर रही होती हैं। और आप जैसी और भी जो जितनी कंपनीज ये काम करी हैं बड़ा काबिल तारीफ़ है। ये जो गोल्स आप लोग डिफाइन करते हैं कि इससे हमें ये नताइज चाहिए, इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता है कि ये हमने गोल रखा था, इससे इतना हमें हासिल हो गया, इतने स्टूडेंट्स को टारगेट किया था, ये रिजल्ट्स आए, कोई ऐसा मैकेनिज्म होता है इन कंपनीज के अंदर, खास तौर पे अगर हम आपकी कंपनी की बात करें? बिल्कुल डेफिनेटली होता है। इसमें अगर हम यूर पेस को देखें तो यूर पेस हमने जो स्टार्ट किया था उसमें हमने स्टार्ट किया था 400 स्टूडेंट्स से, मार्गला ट्रेल रनर्स के साथ मिलकर हमने वो स्टार्ट किया था। 400 स्टूडेंट्स फ्रॉम 4 डिफरेंट स्कूल्स। उसके बाद जब उसकी कामयाबी हुई, उसका हमने देखा इम्पैक्ट और कितना सोशल इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, उसके बाद हमने वो कराची में किया 14 स्कूल से 800+ चिल्ड्रन के साथ सी फ्रंट पे हम लोगों ने उनकी रेस करवाई थी और वो जो रनिंग है उसमें हम कोई विनर नहीं होता, हर एक की यूर पेस का मतलब ये है कि हर एक की अपनी पेस है, तो वो हर एक को हमने एंड में मेडल दिया था। और उसमें होता यह है कि 6 हफ्ते तक जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो बच्चों को ट्रेन करते हैं कि कैसे रनिंग करनी है और सारा कुछ प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद उनको लाया जाता है। और डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो डिफरेंट। हमें भी ऐसी रेस में दौड़ना है जिसमें कोई विनर ना हो, हमें ये ना कहे कि आप जीते नहीं। ये बहुत अच्छा है, दैट्स ग्रेट। अच्छा वैसे हमने एक और चीज़ भी सुनी है, वो ये कि नया EV फ्लीट जो है वो भी लॉन्च होने वाला है, जरा इसके बारे में बताएं ना। बिल्कुल EV पे हम लोग बड़ा एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। अभी कुछ चाइनीज़ कंपनी भी पाकिस्तान आ रही हैं, उनके साथ हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं। ऑनरी के साथ आप लोगों ने हमारी कैंपेन देखी होगी, हमने फ्री राइड्स दी थी ड्यूरिंग रमदान फॉर 1 वीक टू कस्टमर्स इन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद।
और उसमें हम बेसिकली अवेयरनेस ही क्रिएट करना चाह रहे थे कि ऑनरी के साथ मिलके। सो एक वो चीज़ होगी। फिर हम इजी बाइक के साथ इस्लामाबाद में कर रहे हैं, स्वैपिंग स्टेशन में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक बिल्ड नहीं होगा, चार्जिंग स्टेशन, स्वैपिंग स्टेशन जब तक बिल्ड नहीं होंगे, तब तक वो जो एक अग्रेसिव हम पुश चाह रहे हैं ईवी की तरफ, वो लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। एक बंदे की फॉर एग्जांपल एक गाड़ी जो है अगर वो 6 से 7 घंटे ले रही है चार्ज होने में, तो वो 6 से 7 घंटे में एक ड्राइवर 8-9 ट्रिप कर सकता है और उसकी इनकम बढ़ सकती है। तो वो आल्टो या इस तरह की गाड़ियों से ईवी पे मूव होना बहुत मुश्किल है। तो इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत अहम होगा। हमें बड़ी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। इफ गवर्नमेंट सपोर्ट्स, और आपका चूंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, लोग बहुत बड़ी तादाद में यूज़ करते हैं, तो बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। वन लास्ट क्विक क्वेश्चन ऑन अ लाइटर मोड, आगे कुर्बानी की ईद आ रही है, जो कैरेज व्हीकल्स हैं इनके अंदर भी इन ड्राइव कुछ कर रहा है? चूँकि एक तो बड़ी अच्छी आपकी वो जो लॉन्ग डिस्टेंस आपने ऑफर की हुई है कि इफ यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, इट्स अ वेरी गुड सर्विस, आई मस्ट अप्रिशिएट। लेकिन क्या ये जो लोग जानवर वगैरह लेके आ रहे हैं वैसे, इनके लिए भी कुछ है? बेचारे इतने पैसे लग जाते हैं इनके, इनको भी कुछ सस्ता दे दें यार आप लोग। उधर बार्गेनिंग नहीं होती है? प्लीज इफ यू हैव समथिंग टू शेयर ऑन दिस। जी यस, उधर भी होती है बार्गेनिंग, उधर भी है। सो बार्गेनिंग तो हमारे हर सर्विस में है। सो हमारे 4 वर्टिकल्स हैं। एक तो राइड हेलिंग है, जो सिटी के अंदर आप लोगों को सर्विस मिल रही है, रिक्शा, बाइक, गाड़ी वगैरह। उसके बाद हम लोगों की आती है सिटी टू सिटी, वो भी आपने बता दिया। फिर आ जाती हैं 2 चीज़ें जो कुर्बानी से रिलेटेड हैं। एक कोरियर आ जाता है, आपने गोश्त अपने फैमिली में कहीं भेजना है तो आप वो बाइक का कोरियर यूज़ करें, गाड़ी का कोरियर यूज़ करें। और उसके बाद फ्रेट आ जाता है, जिसमें ये पिकअप्स वगैरह हैं, तो आप वो जो जानवर लाने ले जाने हैं वो आप फ्रेट यूज़ करें। बिल्कुल। अरे वाह, तो उसमें भी मतलब एक ऑप्शन है। वैसे थैंक यू वेरी मच। मुझे नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन पता चल गया। जो जिसके पैसे बचेंगे बस वो थोड़ी नेकी हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। वैसे सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, योर कंट्री हेड इन ड्राइव पाकिस्तान। वी रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स दैट यू पीपल आर मेकिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर वेंचर्स। जो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपने हमें बताया कि मोमिना दुरैद प्रोडक्शन भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा ये जान के। अपने अपने हिस्से का हक सब लोगों ने अदा करना है। जो भी इस पाकिस्तान से कमा रहा है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो कुछ लौटाए भी इसको। तो बहुत ही अच्छी बात है अगर ये कंपनीज करी हैं। तो हमने कहा जी थोड़ी सी अच्छी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर की जाए। ये आप कहेंगे कि कुर्बानी वाली बात बीच में मैं कहां से ले आया? कुर्बानी वाली बात, मुझे आप जैसे यूजर्स का ख्याल था, जो बेचारे आपने कहा ना कि मुझे पता नहीं था, तो जिन लोगों को नहीं पता था मैंने उनको बता दिया जाए कि थोड़े पैसे बच जाएं आपके। से थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप बताएं मैंने बात क्यों की है? आपने यकीनन ये ईद कुर्बान की वजह से बात की होगी। वैसे एक चीज जो है ना, मैं देख रही थी कि इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, कुर्बानी का जानवर इसी का ख्याल था, इतना ज्यादा महंगा हो चुका। अच्छा, तो सारे पैसे आपने इसके ऊपर बचाने हैं कि कैसे घर तक पहुंचेगा कुर्बानी का जानवर? बात है कि 500 रुपए पे अड़ जाते हैं, 5 लाख चाहे कहीं खर्च करके आ जाए। ये बात हम इसलिए करें, वी हैव अ पैकेज अबाउट कराची, क्योंकि कराची में मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो मवेशी मंडियां हैं वो शहर के अंदर तो जगह ही नहीं है, थोड़ी दूर लगती हैं। तो जो शहरी हैं, खासतौर पे शहर के अंदरूनी इलाकों में रहने वाले, उनको बड़ी मुश्किलात भी होती हैं और वो बजट बड़ा, आपने उनका मसला भी हल करवा दिया ना। सो वी हैव अ पैकेज अबाउट दैम। हमारे पास कुछ है आपको दिखाने के लिए, देखिए जी, दिखाइए जरा। बड़ी ईद की बड़ी तैयारी। कराची में ईद कुर्बान की मुनासबत से नॉर्दर्न बाईपास के करीब 1200 एकड़ से जायद रकबे पर शहर मवेशियां आबाद हो गया। जूं जूं ईद उल अज़हा करीब आ रही है, कराची की मवेशी मंडी की रौनकें भी बढ़ती जा रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लाखों छोटे बड़े मवेशी फरोख्त के लिए कराची पहुँचाए जा चुके हैं। व्यापारी हजरात मंडी में इंतजामात को तसल्ली बख्श करार देते हैं। हम 5 जानवर बेचा है, बाकी हमारे को 50 जानवर है। इंशाल्लाह ये भी उम्मीद है ये भी बिक जाएगा। अभी टाइम ऊपर है, इस तरह नहीं आता है, आएगा बंदा। हम 100 जानवर ले आए थे इस चक्कर मंडी में, तो इंशाल्लाह सही चलेगी, हमारे को उम्मीद है। पानी हमारे को सही दे रहे हैं, वो पानी टाइम पे दे रहे हैं, बिजली वगैरह सिस्टम हर चीज़ हमारे को मंडी से ओके, मंडी से कोई तकलीफ नहीं है। मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और तगड़े गाय, बैल, बकरे, दुम्बे और ऊँट फरोख्त के लिए दस्तयाब हैं, मगर खरीदार बढ़ती कीमतों का शिकवा करते नजर आते हैं। रेट अभी ये खोलेंगे, जब इनके ऊपर आएगी ना तो फिर ये लोग सही रेट पर आएंगे। हर साल अलग सिनेरियो होता है, हर साल रेट ऊपर नीचे होता रहता है। जो जानवर पिछले साल 5 लाख का था, हाँ जी, तो वो 20 साल क्या वो इस साल तकरीबन आपको 7 लाख रुपए मिलेगा, जो पिछले साल 5 लाख रुपए का था। यानी कि आप समझते हैं एक जानवर पे 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए रेट बहुत आई है इस बार। मोहल्ले की मंडी इतनी हो गई है, आगे पीछे
उस लिहाज से यहाँ की रेट रही है। मरकजी मवेशी मंडी में एक फूड स्ट्रीट भी कायम की गई है। मनपसंद जानवर की तलाश में मंडी आने वाले शहरी तरह तरह के ख्वाबों से यहाँ आकर लुत्फानंदोज होते हैं। व्यापारी पुरुमीद हैं कि जैसे जैसे ईद करीब आएगी अच्छे दाम मवेशी फरोख्त हो जाएंगे, जबकि खरीदार भी आसमान को छूती जानवरों की कीमतें और व्यापारियों के नखरे कम हो जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कैमरामैन सलमान अहमद और मिसबाउद्दीन के साथ मुनिस सिराज, हम न्यूज़ कराची। देखा आपने, लोग जो है यही बात करें कि कुर्बानी का जानवर बहुत ज्यादा महंगा हो गया। वैसे आप खा लें, आप बिस्किट खा लेते हैं। कितने तरीके से छुपाया मैंने। आपने छुपा लिया। इट्स ओके यार, बिस्किट है, लीगल है, नो वरीज। अच्छा जी, हम लाहौर का रुख कर लेते हैं। लाहौर के अंदर क्या सिचुएशन है वहाँ पर? मैंने सुना है कि जो मंडियाँ लगती हैं कुर्बानी के जानवर की, वीकेंड पे बड़ा रश था भाई, बड़े लोग वीकेंड पे रश था, लेकिन लाहौर वाले भी आपको पता है वैसे वीकेंड ना भी हो वैसे बड़े पीएसएल था ना, मैंने कहा शायद कम गए होंगे, लेकिन वहाँ पे बड़ी फैसिलिटीज मिल रही हैं और लोग जो है ना, जो दुकानदार हैं, जो जानवर लेकर आए हुए हैं, वो ये भी फैसिलिटी दे रहे हैं कि आपको घर तक छोड़ कर आएंगे तो आपके वो वाले पैसे भी बच जाएंगे। होम डिलीवरी की सहूलत भी दस्तयाब है। पैकेज देखिए, देखते हैं। ईद कुर्बान नजदीक आते ही लाहौर की मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा की रौनकें बहाल। मंडी में खरीदारों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ तो पहली बार यहां आवाम के लिए फ्री ट्राम सर्विस भी मुतारिफ करवाई गई है। ट्राम सर्विस हर शहरी पार्किंग से मंडी तक और वापस आ जा सकते हैं। मंडी में शेड्स, टेंट, लाइटिंग, बैतुल खला, बिजली, जनरेटर्स, चारे और पीने के साफ पानी समेत दीगर बुनियादी सहूलियात भी दस्तयाब हैं। यहाँ पे टेंट्स हमने प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वाटर की फैसिलिटीज़ मौजूद है, बिजली के लिए हमने इंतजामात किए हुए हैं, जनरेटर्स हमारे पास मौजूद होंगे, अगर लाइट जाती है हम जनरेटर चला देंगे। सिक्योरिटी के वाले से हमारे यहाँ पे लड़के ऑपरेशनल की टीमें फिर रही हैं। जानवरों को कांगू, लंपी स्किन से बचाव के लिए स्प्रे का इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है, जबकि जानवरों के मुआयने के लिए वेटरनरी यूनिवर्सिटी और महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से अलग अलग कैंप भी कायम किए गए हैं। जो जानवर सफ़र करके आता है सबसे पहले उन्हें ताज़ा पानी देना चाहिए। इसमें अगर आप कोई शक्कर वगैरह जैसे थोड़ी बहुत इस्तेमाल करा लें तो उनके लिए बेहतर होता है। दूसरा, जानवर को सायादार जगह में बांधना चाहिए ताकि जितनी भी थकावट है उसे दूर हो जाए। हमारे पास यहाँ पे डिजीज़ भी बहुत सारी हैं, जैसे FMD हो गई, लंपी स्किन डिजीज़ हो गई, PPR भी हो गई, जो कि मवेशी मंडियों में बहुत कॉमन है। शहर में पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेरे इंतजाम वाघा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, LDA सिटी, नैनसुख, बरकी रोड और रायवन में आरजी मवेशी मंडियाँ 28 मई से फाल होंगी। कैमरामैन मुजम्मिल कामरान के साथ अमारा खान, हम न्यूज़ लाहौर। जी, कराची हो या लाहौर, वहाँ पर हम देख रहे हैं रश बहुत ही ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिन्होंने खरीदना नहीं होता, बस घूमने चले जाते हैं। असल ख्याल पता है किस चीज़ का रखना है? जेब में कैश नहीं लेके जानी, निकाल लेते हैं लोग इसका। अच्छा, मैं लिटरली आपको, हाँ जी, ये होता है। तो बेहतर है कि आप कैश ना लेके जाएं, या कैश अगर, ये मेरा अपना फॉर्मूला बताता हूँ। आप अगर जानवर जब तक देख रहे हैं ना, आपकी कैश आपकी गाड़ी में होनी चाहिए या सेफ जगह पे होनी चाहिए, और जब आपका सौदा वदा हो जाए, डील हो जाए, उसके बाद आप कैश। ये बहुत लोगों के साथ होता है कि उनको, और जो जानवर बेचने वाले हैं उनके साथ पता है क्या होता है? क्या? लोग नकली नोट दे जाते हैं। रात को अक्सर लोग परचेज करते हैं जानवर और नकली नोट दे जाते हैं, उनको पता नहीं चलता, बेचारे व्यापारी होते हैं, तो ये बहुत होता है। तो फ्रॉड से सुन रहे हैं ना आप सब लोग, सबसे आगे दिस वाज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने अपना भी ख्याल रखना है, उस जानवर का भी ख्याल रखना है, नोटों का भी ख्याल रखना है, और जब जानवर को घर लेकर आए तो उसका भी ख्याल रखना है। पानी शानी पिलाते रहना, गर्मी बहुत ज्यादा है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। सबसे आगे में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद, और आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम सबसे आगे की इस एपिसोड के अंदर हम म्यूजिक का तड़का लगाने लगे हैं। बहुत अरसे की बात कर रहे हैं। तीसरे वाला वेरी हटाओ, दो बहुत थे। नहीं, तीसरा भी सही है, बहुत अरसा हो गया ना। देखिए म्यूजिक, हम एक टाइम था हर हफ्ते म्यूजिक की बात कर रहे थे। जंग हो रही थी यार। नहीं तो जंग वाला टाइम निकाल देना, 2 हफ्ते जंग चली है बस। जंग भी रैप तो हो सकता था, कोई मसला नहीं है। मारा गोला, मैं मारी गोली, ऐसी तो होता रैप। खैर जी, पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, रैप की या हिप हॉप की बात करते हैं, तो इसमें हमेशा हमें नजर आता है कि मेल सिंगर्स जो है ना वो ज्यादा तादाद में है, उनका गलबा हमें नजर आता है। लेकिन फिर इस फील्ड के अंदर एक ऐसी जबरदस्त गुलकारा की एंट्री हुई जिसने न सिर्फ इस रुझान को तोड़ा बल्कि पाकिस्तान की पहली खातून रैपर होने का एजाज भी हासिल किया। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं भाई एक ऐसी लड़की की जिसको मैं जाती तौर पे जानता हूँ, बहुत अरसे से शी इज स्ट्रगलिंग टू मेक हर नेम, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि इन्होंने अपनी मेहनत नहीं रोकी है।
है, ठीक है। आपने देखा होगा चैनल्स पे, इससे पहले भी हम होस्ट कर चुके हैं। ऐश हमारे साथ मौजूद है, ऐश रोहान इनका नाम है। सो शी इज़ बेसिकली द फर्स्ट फीमेल रैपर इन पाकिस्तान, और एक फिल्म के लिए भी इन्होंने एक रैप किया है एक ट्रैक के अंदर, फिर अपने सिंगल्स रिलीज किए हैं, और आजकल लड़की स्टिल नई नई चीज़ें। ऐश को फॉर्मल एक तो वेलकम करते हैं, थैंक यू वेरी मच ऐश फॉर बीइंग विद अस। आजकल क्या हो रहा है, पहले ये बताओ। आजकल नेक्स्ट रिलीज की तैयारी है, फ्राइडे को गाना आ रहा है, जान छूटी गाने का नाम है। किससे? इट्स अ ब्रेकअप सॉन्ग। अरे ये आम जिंदगी या असल जिंदगी से इंस्पायर्ड है या वैसे ही ब्रेकअप सॉन्ग? ये इंस्पायर्ड भी आप कह सकते हैं, बट एक लड़का है जिसके जो टॉक्सिक है, और मैंने उसके ऊपर मतलब अपने दिल की सारी बहुत अच्छा किया। सो इज इट जान छूटी या जान छुट्टी? इट्स जान छुट्टी, मतलब अच्छा हुआ जान छूटी मेरी तुमसे, मैं ये कह रही हूँ गाने के अंदर। फ्राइडे को आ रहा है, ठीक है, प्रीटी कूल। किस टाइप का यूजुअली म्यूजिक इससे पहले किया है, और अब क्या करिए, और आइंदा के क्या प्लान्स हैं, मतलब किस टाइप को आपने अडॉप्ट किया सो फार? मैंने काफ़ी जॉनर्स को अडॉप्ट किया है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं एक ही के ऊपर काम करना चाह रही हूँ या मैं एक ही जॉनर को लेके चल रही हूँ। हिप हॉप में मैं इवन कि अब मैंने सिंगिंग भी स्टार्ट कर दिया। अभी मैं यहाँ पर आपको एक गाना सुनाऊंगी जो एक मेलोडी है, प्रॉपर लव सॉन्ग है, और ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो हिप हॉप है। तो होप फॉर द बेस्ट यही कहूँगी। अभी लगी हुई हूँ। अपने गाने लिख भी खुद रही हो जो आप गाने जा रही हो? सब गाने मेरे अपने खुद लिखे। अच्छा, व्हाई रैप और हिप हॉप? यार एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो कोई भी फीमेल रैपर नहीं थी। तो मेरा दिल किया कि मैं कुछ यूनिक करूं, कुछ आपको फील हुआ कि आपके अंदर ये नेचुरल टैलेंट है, या फिर आपने अपने आप को कहा कि नहीं मैंने इसी जॉनरा के अंदर जाना है? यार मुझे ऐसा फील हुआ कि आई कैन डू इट, और मैं निकी मिनाज को, कार्डी बी को बहुत सुनती थी, तो वहाँ से फिर मुझे बड़ा शौक हुआ कि मैं भी रैप कर सकती हूं। यस, ओह जबरदस्त। सुना क्या रही हैं ये बताइए? निकी मिनाज नहीं, मैं कैसे सुनते हैं? कुछ सुनाए, आपका जो नया सॉन्ग आ रहा है जान छूटी, वो सुनाएंगे आप हमें? हाँ, उसका मैं थोड़ा सा रैप पार्ट आपको सुनाती हूँ। सुनाइए जी, थोड़ा ज्यादा भी सुना सकते हैं, कोई टाइम है हमारे पास। डिप्रेशन के मरीज हो तुम, पागल और बदतमीज हो तुम, सीखो थोड़ी तमीज, अब तुम बहुत ही इमेच्योर हो तुम, करनी है बात हलवाज ऊंची आवाज, सुनती नहीं मैं तेरी गालियां भी खा के निभाऊं, अबे जा ऐसी बंदी नहीं मैं, अकल पे पड़ा हुआ था मेरे पर्दा उठा है, अब तो अकल आ गई मेरी, तोबा तोबा मैं मिलूं ना तुझसे, मेरे रात दिन हुए हैं वेस्ट, तुझ पे माफी तू मांगे और माफ कर दूं हर बार, अब ये लाजिम नहीं मुझ पे, तुझे देखने को भी जी नहीं करता, जा भाड़ में तू, नफरत है तुझसे। अरे वाह 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 वाह, कमाल कमाल। किसकी तर्जुमानी की है? ये हमारा ऑफिशियल वर्जन नहीं है। ओए ये तो बहुत एक्सट्रीम हो गया है ना? तो ज्यादा दिल दुखा? नहीं, दिल नहीं दुखा। आपको एक्सपेक्टेशंस आपके ये जो भी आपके माइंड में था ना ऐश, उसको व्हाट्सएप करना ही है वाला सही वाला, ठीक है? फ्राइडे को आ रहा हूं, आपको गाना भेजेंगे। ये चंक भी हम इनको जरूर भेजेंगे ताकि ये भी ये कर सके, पोस्ट भी करेंगे। अच्छा, जबरदस्त है। तो कितना मुश्किल है एक रैपर के लिए, एक फीमेल रैपर के लिए? वैसे हमने आपको बताया नहीं शुरू में, ये इस साल जो लक्स स्टाइल अवार्ड्स हुए हैं उसमें दोबारा यानी कि 2 बार ये नॉमिनेट हो चुकी हैं, फीचर की ऑब्वियसली इन्होंने, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एक लड़की जो अपने ओन पे इतना काम कर रही है और उसको एक रिकग्निशन मिल रही है, तो बहुत जबरदस्त है। मुश्किल कितना है इंडस्ट्री के अंदर? प्रोफेशनल लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन नॉन प्रोफेशनल भी थोड़े बहुत हैं। मेरा भी रिसेंटली एक एक्सपीरियंस रह चुका है, एक प्रोड्यूसर है उनके साथ मैंने काम किया था, बट यू नो एज अ फीमेल आपको ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मतलब यू नो बुलिंग बहुत ज़्यादा है यू नो इंडस्ट्री में, तो या उतना बैकअप सपोर्ट नहीं है? बैकअप सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, माय फैमिली इज सो सपोर्टिव, but as a female in the industry, I mean, in industry, yes, in industry, do they support a female rapper? Yes, टैलेंट की सीरियस लेते हैं आप लोगों को? रैपर्स को लोग पहले तो सीरियस ही नहीं लेते थे यार, कुछ गाओ। ये तो बादशाह को अभी रिसेंटली वो बादशाह जो रैप उनको कह दिया था ना, उसने रैप किया, तो वो जो भी साहब मैं मानते उन्होंने कहा ठीक है आप कुछ गाओ, कहते यही था। बट यू नो व्हाट, आई कैन सिंग एंड आई कैन डू रैप, सो आई कैन डू बोथ। यू कैन आल्सो सिंग? यस, आई आल्सो। तो ये नया गाना जो आ रहा है, ये इसमें आप रैप कर रही हैं या सिंग भी कर रही हैं? दोनों चीजें। कोरस मैंने गाया है और बाकी रैप किया। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, पाकिस्तान में अभी तक वंजली का हिप हॉप वर्जन नहीं आया जो नूर जहां का है, वो मैंने कर लिया है और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी रिलीज करूंगी। किस म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ किया? हैदर अली के साथ, जिनका भी एक गाना मैंने पाकिस्तानी रैप म्यूजिक में या रैपर्स को लेकर, चूंकि लोगों ने कोशिशें तो सबने की हैं, बिलाल सईद ने भी रैप की कोशिश की, फिर हमारे बहुत सारे और दोस्त हैं, यू नो देम ऑल। मुझे लगता है कि साउंड में मार खा जाते हैं सारे, साउंड वैसा प्रोड्यूस नहीं हो पाता जैसा इंटरनेशनली रैपर्स का साउंड आता है। सिख कैनेडियन आर्टिस्ट कर लेते हैं कोलैबोरेशंस, या इंडियंस जाके दुबई में कर लेते हैं। इसमें इसके हवाले से क्या है, क्योंकि अच्छा साउंड तो बड़े पैसे मांगता है यार, अच्छे प्रोड्यूसर्स बहुत पैसे लेते हैं और नया आर्टिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा मतलब मैं जो भी काम करती हूँ ना, बेस्ट प्रोड्यूसर के साथ या तो करूंगी मैं, या तो फिर मैं उसको ना 50-50 उस पे हम लोग चले जाते हैं। Who's the best producer in Pakistan? आई थिंक बहुत सारे हैं, कासिम अजहर है, अली मुस्तफ़ा है,
दोनों हमारे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं। अच्छा, इज इट जस्ट अबाउट द प्रोड्यूसर या फिर रैप जो है, स्पेशली मैं रैप के बारे में, वो कोई भी कर सकता है अगर अच्छा प्रोड्यूसर आपको मिल जाए तो? अच्छा, मेरा एक सीन है कि मैं ना, मुझे बीट्स लोग भेजते ना, अगर मैं उस पर भी लिख। अच्छा, मैं क्यों पूछ रही हूँ क्योंकि एक इंडियन एक्टर है रणवीर सिंह, उन्होंने वो गली बॉय के अंदर खुद से रैप किया था। ही इज नॉट अ सिंगर, और लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा किया था। इज इट अबाउट द प्रोड्यूसर और आप कोई भी कर सकते हैं? ऑल अबाउट टैलेंट और आपकी पिच होनी चाहिए रैप करने के लिए। रैप इज क्वाइट मच अबाउट प्रोड्यूसर, पता है आप, यही मैं जानना आर्टिस्ट आते हैं क्योंकि उसने एक अच्छा आर्टिस्ट है, उसका साउंड उसने बनाना है। वो एक अच्छे आर्टिस्ट को खराब कर देगा अगर अच्छा प्रोड्यूसर नहीं होगा। आपको प्रोड्यूसर के साथ फिर बहुत बना के रखनी पड़ेगी, वरना वो तो खराब कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी है ना सब अच्छे हैं, और ये समझ लें कि पाकिस्तान में फीमेल रैपर बहुत कम है, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा स्पेस। पाकिस्तान में पसंद कौन है आपको रैपर? सनी खान दुरानी मुझे बहुत पसंद है, उनके साथ मेरा कोलैबोरेशन आ रहा है नेक्स्ट मंथ। और इसके अलावा आई थिंक तलहा अंजुम बहुत अच्छे हैं, मैं उनको बहुत सुनती हूँ। और फारिस इज माय फेवरेट। कौन तलहा? अच्छा, कुछ और याद है अपना? कुछ और हमें एक दो लाइन सुनाओ हमारे देखने वालों के लिए, एनी रैप दैट यू ओके, कुछ भी माइंड में अच्छा सा। हाँ, मैं सुबह के लिहाज से हो, वो भाड़ में जाओ टाइप ना हो, अच्छा थोड़ा इजी हो। मैं गाना सुना सकती हूँ आपको? गो अहेड एनीथिंग हल्का फुल्का। ये कह रहे हैं बी द सनशाइन एक्चुअली। मैं कहीं खो ना जाऊं दूर तुमसे, हो ना जाऊं मानती जिंदगी तुम्हें मैं। हाँ, मैं कहीं खो ना जाऊं दूर तुमसे, हो ना जाऊं मानती जिंदगी तुम्हें मैं। तो इतना अच्छा गाती हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इससे पहले आई डिडंट नो दिस। I know for last 5 years से ज्यादा मुझे लगता है कि मैं आपको सुनाऊंगी ना एक गाना। वो नहीं, you sing really well, trust me, it's not just। आपने वो नहीं सुना जाने जाना? नहीं, मैंने नहीं सुना, बट मैंने आपका जो वोकल है, अब मुझे ये पता है कि ये वोकल जब स्टूडियो में जाएगा, एक अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर के हाथ में जाएगा, तो वो क्या बन के निकलेगा। लाइव भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप जाने जाना भी सुनाई दीजिए, अब हैं आप हमारे सामने तो। मैं कैन आई हैव द याद है? यस। नहीं, वो मैं आई थिंक चाहती बीट पे हो जाए। बीट पे हो जाए, चले बीट अवेलेबल फिलहाल नहीं है, सॉरी टेक्निकली वजूहात की वजह से माजरत। सो अब ये बताइए कि म्यूजिक ही साथ चलेगा, कुछ और भी ऐड किया सिंस यू वर इन लाहौर? लाहौर अच्छी बड़ी मार्केट है, फैशन को लेकर भी, एक्टिंग को भी लेकर कुछ ना कुछ है ही वहाँ पे, तो यही करिए, सिर्फ म्यूजिक ही करना? नहीं, I have a surprise for you guys, और वो ये है कि मैं एक ड्रामा कर चुकी हूँ। अच्छा। And it's backup, और मैं एक विलन का रोल कर रही हूँ उसके अंदर। तो अभी उसके बाद दोस्त ये तो नहीं कहते ज्यादा ड्रामे नूर नहीं फातिमा नाम है मेरा जी। मैंने कहा उसके बाद दोस्त ये तो नहीं कहते ज्यादा ड्रामे नहीं करो, ड्रामा जब किया तो नहीं है एक्ट्रेस काम कर अच्छा, देख के वाइब आती नहीं है कि वो नेगेटिव रोल जो है ना, या विलन का कैरेक्टर है। आई थिंक मैं नेगेटिव रोल ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ। पब्लिक सी आपकी पर्सनालिटी लग रही है अभी जो मैं आपको देख रही हूँ, बट आई एम श्योर बहुत अच्छा होगा। आगे का क्या प्लान है इसके साथ? आगे का प्लान ये है कि इंशाल्लाह काम करना है और रुकना बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जो मर्जी हो जाए, मैंने स्टॉप नहीं करना, ये मेरा 100% है। और वन मोर थिंग, बहुत सारे नए आर्टिस्ट या नई आर्टिस्ट, चलो इन पर्टिकुलर लड़कियों के हवाले से बात कर लेते हैं, वो ऐसी चीजें दैट यू माइट हैव फेस्ड एट स्टार्ट टू स्टार्ट योर वर्क, रिकॉर्डिंग म्यूजिक, मीटिंग पीपल, उनको जानना, काम करना, कुछ सजेशंस हैं माइंड में जो काम आए लोगों के कि यार ये करो, ये ना करो, व्हेन यू स्टार्टिंग म्यूजिक पर्टिकुलरली? यस बिल्कुल है। वो ऐसा है कि आप लोग ना अपनी जो प्रोडक्शन है ना उस पे पैसा लगाएं आप, और मार्केटिंग पे लगाएं आप, वेस्ट ना करें वीडियोस पे और आगे पीछे पोस्टर्स बनाने पे और इस चीज़ पे, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा है तो आई थिंक आपका गाना जो है वो चल सकता है। अब आज के दौर में वीडियो डजंट मैटर, क्योंकि प्लेलिस्ट हो चुके हैं, काफ़ी फीचर्स आ चुकी हैं, आप डिफरेंट कोलैबोरेशंस करते हैं, वीडियो भी मैटर करती है। YouTube, Spotify से पैसे भी तो आते हैं, बिल्कुल आते हैं, दैट्स द पॉइंट, क्योंकि डिजिटल हो चुका है सब कुछ, तो वीडियो भी मैटर करती है, बट आई थिंक वो एक टाइम पे करती है। जैसे मैंने स्टार्ट में ही वीडियोस करना शुरू कर दी थी इतनी ज़्यादा, तो उसने मुझे ऑलवेज प्लेजर मीटिंग यू। सबसे अच्छी बात यह है कि लड़की बहुत मेहनती है, और ये कह रही है ना मैंने रुकना नहीं है, ये पिछले 3, 4, 5 साल से जब से मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, ये नहीं रुक रही हैं, ये कर रही हैं अपना काम, और यही एक आर्टिस्ट के लिए एक सबसे बड़ी क्या कहना चाहिए उसकी स्ट्रेंथ होती है। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिसहार्ट नहीं होना। आपके लिए ऑल द बेस्ट, गाना अच्छा गा रही हैं आप, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ऐश रोहान हमारे साथ। ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कीप वॉचिंग सबसे आगे। इज ब्रॉट टू यू बाय जैज एंड अलाइड बैंक लिमिटेड। वेलकम बैक वंस अगेन, लेट्स टॉक अबाउट मनी एंड इकोनॉमी। पाकिस्तान का आइंदा माली साल का बजट जो है वो अब 10 जून को पेश किया जा रहा है, इसमें थोड़ी ताख़ीर की गई है, पहले ये लास्ट वीक 2 तारीख को पेश किया जाना था, लेकिन अब 1 हफ्ते की ताख़ीर की गई है, और हुकूमत ये बता रही है कि ये ताख़ीर इसलिए हुई है ताकि बजट इजलास जो है वो ईद की तातीलात के फ़ौरन बाद बुलाया जा सके, और तमाम अरकान पार्लिमान जो हैं
उनकी हाजिरी यकीनी बनाई जा सके। मसल सवाल इसमें मौजूद है वो ये कि क्या ये बजट सिर्फ आदाद शुमार का वंस अगेन खेल होगा जैसे कहा जाता है इसको, या फिर वाकई जो आम आदमी की जिंदगी है, ओह माय गॉड, पिछले कई सालों से हम ये बात करते हैं आम आदमी की जिंदगी बेहतर होगी। और जो हमसे पहले ये बात करते थे ना हमारे सीनियर्स, वो भी बहुत अरसे से कहते थे कि हम भी यही बात करें कि बजट का आम आदमी की जिंदगी। और मुझे पूरा यकीन है जब तक हम कर रहे हैं ना मीडिया के ऊपर, हमने ये बात नहीं करते रहेंगे, अल्लाह करे वक्त के साथ बेहतरी है। बट द बेस्ट पार्ट इज वक्त के साथ साथ जो सबसे अच्छी बात हुई है आपको पता है, हमें इन जनरल इन पर्टिकुलर और लोगों को इन जनरल समझ आना शुरू हुई है कि बजट डॉक्यूमेंट होता क्या है, ये कैसे आपके खर्चे और आमदन को डिफाइन करता है और कैसे एक ट्रैक देता है गवर्नमेंट को दो कि हम एक बजट के बाद फिर बजट लाते हैं, फिर बजट लाते हैं। मिनी बजट्स की मैं बात कर रहा हूँ। खैर अल्लाह करे ऐसा ना हो। गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ फरहान साहब मौजूद है एज यूजुअल, रोजाना तशरीफ लाते हैं, आज भी हैं। एक तो इनसे मौजूदा डेवलपमेंट क्या है बजट को लेकर, और फिर हम कोशिश करेंगे फरहान साहब के साथ अगर एक और एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर लें, उनसे भी हम बात कर लें। शायद सिद्दीकी साहब हैं हमारे साथ, शायद सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, आप उनको भी जानते हैं, इकोनॉमी को समझते हैं, उनकी भी हम इस पर राय लेंगे। तो चूंकि शायद साहब मेहमान है तो मैं फरहान साहब की इजाजत से जरा पहले उनका तजिया ले लूँ। शायद साहब थैंक यू वेरी मच, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। आई होप यू आर गुड। सबसे पहले तो थोड़ा सा ये ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस डॉक्यूमेंट, इस करंट बजट डॉक्यूमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? कितना इंप्रेसिव देख रहे हैं आम आदमी के लिए, कितना डिप्रेसिंग देख रहे हैं? देखिए मैं तो बिल्कुल वाज़ह तौर पर आपको बता दूं कि ये जो बजट हमारा आ रहा है IMF के साथ जो मामला तय हुए हैं, उसका मकसद सिर्फ ये है कि अगले माली साल में IMF से कर्जों की किस्त मिल जाए, आलमी मालियाती इदारों से कर्जे मिल जाएं जी, और मईशत बेहतरी इसका मकसद कभी भी नहीं रहा। और अगर मैं आपको रिकॉर्ड पर ये बता दूं कि 1988 से अब तक 37 बरस हुए हैं, इन 37 बरसों में IMF के 16 प्रोग्राम आए हैं। तो ये 16 आने का मतलब यही है कि हर प्रोग्राम में अगले प्रोग्राम के लिए रास्ता बना दिया जाता है, वही अब के होने जा रहा है। इसमें किसी पाकिस्तानी को कतई कोई शुबा नहीं होना चाहिए, बल्कि अब के इजाफी जो परेशानी आ गई है वो ये है कि अगले साल हमें 19 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ करनी हैं। यानी अगर IMF भी कर्जा दे दे, जो है आलमी मालियाती इदारा भी दे दें, फिर भी हम दोस्त मुल्कों के पास जाएंगे कि जनाब वो जो डिपॉजिट आपने रखा है उसको आप रोल ओवर एक मरतबा फिर करें, ये रोना फिर चलता रहेगा। एक तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि हमारा जो FBR है वो जो कैपेसिटी है उससे 15,000 अरब रुपया एक साल में कम वसूल कर रहा है, उन्होंने सिर्फ FBR की बात की थी, पूरे पाकिस्तान में सूबों का बात नहीं की थी, काले धन की बात भी नहीं की थी। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी कैपेसिटी थी पिछले साल 33,000 अरब रुपया, खुद प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक हमने वसूल किया 10,000 अरब रुपया, और वो भी आवाम पर बोझ डाल के, GST डाल के, और उसका अगर ये 23,000 कम आ रहा है, उसके बावजूद ये समझना कि ये आवाम को रिलीफ मिलेगा या पाकिस्तान। लेकिन शायद साहब एक तो डेट सर्विसिंग तो हमारा पुराना अलमिया रहा है, आई एग्री विद यू, बट डेट सर्विसिंग के साथ डेट मैनेजमेंट के लिए तो इस गवर्नमेंट को आप कम से कम द वे वी हैव मैनेज्ड, आई मीन अभी भी हमने रोल ओवर किया है, सऊदीया का जो डेट था, चीन का जो डेट था, वो अगरचे की लायबिलिटी हमारे ऊपर है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इस साल भी थी, बट गवर्नमेंट हैज मैनेज्ड। तो कहीं समहाउ इसको भी तो हमें देखना चाहिए, और इस तरीके से हमारे जो फॉरेक्स है वो बढ़े हैं, फिर हमें रेमिटेंसेज अच्छे आ रहे हैं, तो कोई पॉजिटिविटी की उम्मीद तो है इसमें। फरहान बुखारी साहब, आप एग्री करेंगे कि सिर्फ अगर एक तो इमरान ही कह रहे हैं कि चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करना भी एक अचीवमेंट समझा जाना चाहिए, आप समझते हैं उस चीज़ को? और डज इट राइट टू टेक इंडियन मॉडल हैविंग 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, उनके भी 85 करोड़ लोग खत्ते गुर्बत से नीचे हैं, अगर हम ओवरऑल दुनिया में 23 या 24 करोड़ नहीं सर, 23-24 करोड़ नहीं, अभी रिसेंट जो एक यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट मैंने पढ़ी उसमें 85 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके जो हालात हैं वो एक वक्त का खाना मिलता है, एक का नहीं मिलता। और दूसरी बात ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एक वाहिद मुल्क, आप अग्री करेंगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीब एक जगह रहते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर जो पुअर लोगों का है वो इंडिया है। और फिर दूसरी जाने पाकिस्तान के माशी मसाइल तो हैं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन इज़ इट द राइट थिंग टू कंपेयर इंडिया विद पाकिस्तान इन दिस कॉन्टेक्स्ट? देखिए अब वो बात कहीं और निकल जाती है, लेकिन जो हालिया हमारा उनके साथ झड़प हुई उसमें पाकिस्तान और इंडिया स्ट्रेटेजिक लेवल पे तो हम पल्ला हो गए हैं। ठीक है, इंडियंस ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, नहीं हम बहुत बेहतर हो गए, बहुत बेहतर हो गए। हम पल्ला की मुराद ये है कि हम पहले तो हमें डी-हाइफेनेट कर दिया गया था, इंडिया और पाकिस्तान लहदा हम इकट्ठे हो गए, दुनिया में ये तस्लीम किया गया। मसला ये है कि देखिए 2 साल पहले हमारी मईशत डूब रही थी क्योंकि डिफ़ॉल्ट की बात हो रही थी।
आज हम तैर रहे हैं, ये फ़र्क आया है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ से हम टेक ऑफ कैसे करेंगे। वो असल में मसला है इकोनॉमिक पॉलिसी का, जिसमें बजट में जो मामलात नज़र आ रहे हैं उनसे अभी तक नहीं लगता कि बहुत बड़ी टेक ऑफ की सतह पे पाकिस्तान जा रहा है, क्योंकि वजह ये है कि हमारे जो फोकस हैं वो ऐसे एरियाज़ पे हैं जिनसे हमें वो टेक ऑफ नहीं मिलेगा। हमारी प्रायोरिटी पर अभी, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पर अभी इकोनॉमी को फ्लोट करना ही है, या फिर हम इस पोजीशन में हैं कि हम टेक ऑफ कर सकें? फ्लोट करना ही मुझे लगता है कि एक कामयाबी होगी राइट नाउ जो सिचुएशन है। जी बिल्कुल, लेकिन आगे की भी देख रहे हैं। देखिए इन दिनों में मेरे ख्याल में स्टेट बैंक गवर्नर और शायद IMF के हवाले से भी 5 से 7% इन्फ्लेशन की बात हुई है। आपने भी देखा होगा वो फिगर जो है, तो इसका मतलब ये है कि जो बहुत बड़ी कमी हुई है इन्फ्लेशन में, यहाँ से तो इन्फ्लेशन का नंबर ऊपर जाएगा। और वो ऊपर तभी जाएगा जब आपकी इकॉनमी में एक ग्रोथ होगी, आपकी मईशत का पहिया चलेगा, तो फिर उससे अफराद ज़र की कैफियत या अफराद ज़र की सतह बढ़ेगी। ठीक है। तो ये ग्रोथ के साइकिल की तरफ तो हमें लेके जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम माजी की गलतियां दोहराएंगे, कि मसलन ये कि बहुत ज़्यादा फोकस किसी एक खत्ते पे, एक इलाके पे, शहरों पे, जिस किस्म के प्लान्स की हम हालिया महीनों में खबरें सुनते आए हैं। पहले भी तस्करा हुआ, एयर पंजाब अब एक लॉन्च होने वाली है जिसकी कोई माशी जवाब उसका नहीं नज़र आता, लेकिन बहरहाल बड़े लोगों का फैसला है, वो एयरलाइन लॉन्च कर रहे हैं। तो इस किस्म के कामों से बच के हमें जाने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर क्लाइमेट चेंज के हवाले से। हमारी जो ज़राअत है, ज़रूरी मईशत है, जिस पर आपसे कितनी दफ़ा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान का मसला है, बल्कि मैं शाहिद साहब हैं हमारे साथ लाइन पे। शाहिद साहब आप हैं? शाहिद साहब से राब्ता शायद हमारा मुनक़ता। खैर हमें डाटा का बड़ा मसला रहा है। वी डोंट गो विद द रियल डाटा एक बहुत अरसे तक, और उसकी वजह है कि जब तक आप फिगर आउट यही नहीं करेंगे कि बीमार कितने हैं, तो दवाइयाँ कैसे मंगवाएंगे या दवाइयों के लिए पैसे कैसे अरेंज करेंगे। तो क्या हम इस कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को बेहतर कर पाए हैं? इसमें कितनी बेहतरी की ज़रूरत है कि स्टैट्स हमारे पास ऐसे हों जिसकी बेस पे हम पॉलिसी बनाएं, एंड देन वंस अगेन हमें मिनी बजट्स की ज़रूरत ना पड़े, किसी क्लाइमेट बड़े वाक़े के अलावा हमें ना ज़रूरत पड़े। इस पे कितना आप समझते हैं जोर देने की? स्टैट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनकी फॉरवर्ड प्लानिंग के लिए, क्योंकि हमने देखा 20 साल तो सेंसस नहीं करवाया हमने, 20-22 साल, और फिर उसके बाद जो करवाया उसके फिर भी इल्ज़ामात हुए। लेकिन अहमियत बहुत ज़्यादा है स्टैट्स की, क्योंकि उसके बगैर आप प्लानिंग नहीं कर सकते, आप अपनी तहकीक नहीं कर सकते। अगर तहकीक नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब, आप एक बिल्कुल एक अंधेरे में आप आगे जा रहे हैं और आपको पता नहीं कि आगे क्या है, 10 फुट 20 फुट आगे क्या है। तो वो तो एक हकीकत है, लेकिन इसके बावजूद हाकमियत का बहुत बड़ा बहरान गवर्नेंस का, और आप शहरों से बाहर निकल जाएं तो वहाँ पे तो आपको दुनिया ही और नज़र आती है। इस साल एक दफ़ा फिर बात हो रही है, बहरहाल वो मेरे ख्याल में हो जाएगा ज़रूरी आमदन पर इनकम टैक्स। लेकिन अभी तक जो इतलात साथ ही साथ आ रही हैं, परेशान को नहीं कि वहाँ पे निज़ाम ही अभी तक कोई नहीं इस्टेब्लिश हुआ। तो वो और किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान देखना है तो वो बाखुदा सिर्फ 10 या 12 किलोमीटर इस्लामाबाद से बाहर निकल जाए, उसके बाद आपको नजर आएगा कि लोगों के मसाइल क्या हैं जो बात आप कर रहे हैं, और फिर शायद हम अपनी पॉलिसी को बेहतर। वैसे एक और भी मिसाल होती है लाइटर टोन के, कई लोगों को कई दफ़ा देख के भी नज़र नहीं आता। तो वो भी एक एक नया फोकस भी तो हमें नज़र आता है। जैसे आप इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, ओवरसीज़ कन्वेंशन, ओवरसीज़ को राम करने की कोशिश, एंड देन माइंस एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया। तो यू थिंक कि ये वाली चीज़ें भी, ये फैक्टर्स भी एडअप करेंगे कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर जाकर? ये बहुत अहम है, और इससे पहले आपको याद होगा कि SIFC की भी बुनियाद रखी गई, वो भी बहुत अहम है। लेकिन इन चीज़ों को या इन एरियाज़ को, सेक्टर्स को आप इनकरेज करने के लिए उन्हें पहले आपको अपने मजमूई हालात में कुछ चीज़ों की इस्लाह करनी है। अगर आप वो कर लें तो बिस्मिल्लाह, फिर पाकिस्तान का भी बहुत अच्छा मुस्तकबिल होगा। ठीक है, दुआ यही है, हमें दुआ ही कर सकते हैं हम, या डिस्कस कर सकते हैं। हमारा दवाएं करने वाले डॉक्टर्स अब इलाज कर लें, जो सर्जरी कर रहे हैं ICU से बाहर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड बहुत अच्छा लगा एज यूजुअल बात करके। हम इस पर बात करते रहेंगे मुसलसल, और जो वक्त गुजरेगा इस पर हमारी इंटेंसिटी भी बात करने की बढ़ती जाएगी, क्योंकि बजट की डेट अब थोड़ी सी आगे हो गई है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिल गया कि हम इसको डिस्कस कर लें कि कैसा हो सकता है बजट डॉक्यूमेंट। सो दैट्स इट फॉर नाउ। जितना मर्जी वैसे आप डिस्कस कर लें, एट द एंड हम दुआ ही कर सकते हैं, और तनख्वाह टैक्स होना ही रहना है।